हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब नीट के टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे अभी और उसका फिजिक्स पोर्शन देख रहे हैं। और जो ऐप है हमारे पास वो एनटी अभ्यास ऐप है जो बेसिकली आपके नीट के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने अवेल कराई है। तो इसका टेस्ट नंबर 2 चल रहा है अभी और उसके सॉल्यूशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम 1, प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू बट 1.01 है और 10 टू पावर 5 है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको बढ़ा दिया गया है, 1.165 कर रहा है 10 टू पावर 5। और चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है बच्चों हम लोगों को परसेंट के फॉर्म में। और टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है द बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम शुड बी। तो ये मान लो कोई मीडियम है आपके पास, इस पे आप लोग बच्चों हाइड्रोलिक फोर्स लगाओगे, विच मीन्स आप प्रेशर लगा रहे हो यहाँ पर, तो कुछ वॉल्यूम में यहाँ पर बच्चों चेंज दिखाई देता है। ये डायग्राम कई बार हम लोग बनाते हैं। ये हो जाएगा वी डैश और वी डैश का मतलब होता है वी माइनस ऑफ डेल्टा वी। तो सब जगह से बच्चों फोर्स होगा, एरिया होगा, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर ना प्रेशर मिलने लग जाता है, तो बल्क भी निकल आएगा आपका तुरंत। बल्क का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ पी और डेल्टा वी बाय वी करते हैं। बेसिकली ये भी डेल्टा पी का टर्म ही होता है। सॉल्व कर लो इसको। माइनस P2 का टर्म है 1.165 और इसका टर्म है 1.01। दोनों के पास बच्चों 10 टू पावर 5 था तो मैंने बाहर कर दिया। और नीचे लिखना अपन को डेल्टा वी बाय वी। तो 10% को कैसे लिखोगे आप लोग? 10%। इतना छोड़ देना, ये बात हो रही है फ्रैक्शनल की, और डेल्टा वी बाय वी का मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है। अब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो ना बच्चों, है ना, प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है ना, इसका कम होता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा जो आगे चल के कैंसिलेशन में चला जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लो, है ना। एक 0 और एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5, एक और 5 और हो जाएगा 1.0 और मैं यहाँ कर देता हूँ 10 टू पावर 5। और बच्चों मेरे पास यहाँ 1/10 का टर्म है, ये तो कैंसिलेशन में चला जाएगा ना, इसको ऊपर भेज दो। आंसर हो गया आप लोगों का 1.55 इंटू 10 टू पावर 5 और वैल्यू आने वाली आपकी पास्कल में। द रीजन बिहाइंड जो बल्क मॉडुलस है वो न्यूमरेटर का यूनिट फॉलो करता है, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस हो जाएंगे ना। देखो M0 L0 T0, तो आंसर कितना होगा 1.55 वाला, और ये मेरा आंसर है। ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं बच्चों। दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से मतलब इन्फाइनाइट मान के पढ़ना है और I1 I2 इन लोगों के पास x और y एक्सिस पर ये प्लेस्ड है। इक्वेशन बतानी है ऐसे एक पॉइंट की जहां पर 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड का टर्म कितना बोल रहा है 0, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 1 बराबर किसे कर लेनी बच्चों, आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड 2 के बराबर कर लेनी है। वेक्टर्स के फॉर्म में होती है जो। तो देखो अगर आप I2 को पढ़ते हो ना तो I2 के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी, ये हम बोल सकते हैं। और यहाँ कैसी हो जाएगी बच्चों, आउटवर्ड हो जाएगी। सिमिलरली B2 का टर्म की बात हो रही है। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट करंट को देखोगे ना तो यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्ड होगा, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों मिल करके अपने आप को 0 कर ले। आपको सिर्फ इतनी बात करनी है कि B1 बराबर मुझे क्या कर रहा है B2, उससे आंसर मिल ही जाएगा। तो कोई पॉइंट अज्यूम कर लो, उस पॉइंट का नाम रख लो आप पॉइंट P x, y और वहां पे 0 मान लो। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के पास x, y है, तो x का मतलब क्या होता है अपन y से देखते हैं, और y का मतलब क्या होता है बच्चों अपन x एक्सिस से देखते हैं। ये अपन ने सेंटर ऑफ मास और इन सब में ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली पढ़ रखा होता है। तो मैं भी लिखना शुरू करता हूँ। मुझे B1 चाहिए, मतलब फर्स्ट करंट से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और सब जानते हैं क्या होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा म्यू नॉट जो करंट होगा डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू वाई, है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों y। सिमिलरली अगर अपन को करना हो सेकेंड वाले की बात तो हो जाएगा ये म्यू नॉट इंटू करंट कितना हो जाएगा I2 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई इंटू यहाँ हो जाएगा बच्चा लोग x, क्योंकि मुझे डिस्टेंस x चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही होती है। जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिलेशन में डाल दीजिए, और y आप देख लीजिए, y हो जाएगा आप लोग के पास I1 बाय I2 इंटू एक्स। तो y कितना हो जाएगा I1 बाय I2 इंटू एक्स, और ऑप्शन नंबर 3 राइट। प्रॉब्लम 3 देखते हैं। एक बॉब है बच्चों अपने पास सिंपल पेंडुलम का, जो स्फेरिकली हॉलो है ना, बॉल फिल्ड विथ वाटर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, सिंपल पेंडुलम हो गया, लेंथ मान लेते हैं, और ये हो गया तुम्हारा बॉब, और कंप्लीटली किससे भरा हुआ है बच्चों, ये वाटर से भरा हुआ है। मतलब कहने का जो इफेक्टिव लेंथ अपन लेते हैं ना वो इसके सेंटर से मानी जाती है बच्चों, ये वाले सेंटर से। तो ये आपके पास लेंथ हो जाएगी, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की लेंथ अज्यूम करके पढ़ी जाती है, और इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो हो जाएगा आपके पास 2 पाई रूट के अंदर L बाय G। फिर क्वेश्चन कहता है एक प्लग करा हुआ होल है इसके बॉटम पे, तो लेट मी चेंज माय कलर।
आई कैन राइट, यहाँ पर बच्चों एक प्लग करा हुआ होल है ना। तो फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, इसको फर्स्ट केस में इट्स सडनली अनप्लग, इसको सडनली अपन अनप्लग कर देंगे तो क्या होने लग जाएगा आपके पास, ये जो बॉब है देखो इस तरह से, ये जो आपके पास बॉब है इससे धीरे धीरे बच्चों इसका वाटर का लेवल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास ना बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ऊपर से अगर आप वैल्यूज मेजर करोगे ना तो हो जाएगा एल प्लस करके डेल्टा एल का टर्म आने लग जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास इसका डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, अगर मैं इसको इस तरह से एक लेंथ मान के पढ़ रहा हूँ तो, है ना, यहाँ से। ठीक, तो फिर कहता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन टिल द वाटर कमिंग आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन वुड बी। तो मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ना कांस्टेंट टर्म्स इन 2 पाई और जी, तो टाइम पीरियड मिल रहा है प्रपोर्शन में रूट ऑफ एल, अगर एल बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड 1 वाला ज़्यादा हो जाएगा, किससे, T2 से। सेकेंड केस में कहता है ये जो आपके पास सपोर्ट था बच्चों, उस सपोर्ट से जो बॉब आपने टाई करके रखा है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया। तो एम्प्टी होने के बाद भी जो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर होगा उसका सेंटर पे वापस से वो अपने सेंटर ऑफ मास को रख लेगा, मतलब वापस से बच्चों आपके पास जो T2 का टर्म होगा वो डिपेंड करने लग जाएगा किसके ऊपर, एल पे, और ये वापस से बन जाएगा मेरे पास सेकेंड केस T के बराबर। तो क्वेश्चन कहेगा शुरू में ये बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आंसर होगा फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो मुझे बताया गया है बच्चों T1 ग्रेटर देन, यहाँ पे मुझे T लिखना है, T1 ग्रेटर देन T, है ना, ये ज़्यादा हो रहा है इससे, तो T1 ग्रेटर देन T एंड एट द सेम टाइम T2 इक्वलिंग T लेटर ऑन। तो ये हो जाएगा लेटर ऑन और ये हो जाएगा इनिशियली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए अपना, फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों। कहता है एन ई ओ टाउ, है ना, m दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है n, तो स्मॉल n को बोलते हैं अपन n डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज की वैल्यू है, टाइम दे रखा है रिडक्शन वाला, और मास है। हमें बताया गया है कि रेजिस्टेंस बताइए कितना होता है, और लेंथ l और एरिया a। बच्चों डेरिवेशन पूछ लिया इसने आपसे, 10th क्लास में अपन r को लिखते हैं रो l बाय a, राइट। इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे आप लोग 1 सिग्मा l बाय a, और सिग्मा के बारे में सभी जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला इसका, एनी स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m, ये होता है बच्चों। इस चीज़ को ना आप पलट करके यहाँ पर लिख दीजिए, तो रेजिस्टेंस मेरा आ गया m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और ये जाएगा l बाय a, और इसको मैच कर देते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 ही पड़ रहा है बच्चों, और जिनको ये भी क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए मैं डेरिवेशन कर देता हूँ बच्चों। j को अपन कहते हैं सिग्मा इंटू ई, और j अपने आप में ही होता है रिलेशनशिप से NEVD, और फिर आप इन दोनों क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे तो आपके आंसर्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 5 बच्चों रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, और कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बता दिए इसने ना, और पर यूनिट वॉल्यूम में लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल वाला n डायरेक्टली लिख दिया इसने अपन को 8.4 इंटू 10⁻28, और मैं यहाँ पे पर मीटर क्यूब करता हूँ। बेसिकली ये होता है n अपॉन वॉल्यूम का टर्म। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पूछा उसने, उसी कंडक्टर के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और करंट दे रखा है। तो ये मान लो आपके पास कोई कंडक्टर हो गया, इसका एरिया हो जाएगा बच्चों, n का टर्म दिया है, आपसे पूछा है ड्रिफ्ट, और बाकी सब बातें गिवन है, यहाँ पे i का टर्म दिया हुआ है। तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रिलेशन होता है, i बराबर होता है NEA, और हम लिखते हैं VD। i का टर्म दे रखा है 5.4, n का टर्म में लिख देता हूँ 8.4, देखो यहाँ पे सब वैल्यू लिखी हुई हैं, इंटू 10⁻28, और मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो 1.6 10⁻−19, और एरिया भी दे रखा है बच्चों आप लोगों को -6, और मुझे ड्रिफ्ट निकालना है बच्चों ये टर्म। ठीक है, तो इन दोनों के पास तो डेसिमल है, इसको हटा ही देता हूँ मैं, और यहाँ से भी एक हटा देता हूँ बच्चों, तो नीचे इसके 10 डाल दो। इन दोनों टर्म को यहाँ बुला लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 54 डिवाइड बाय 84, और हो जाएगा यहाँ पे 1.6 नहीं 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर क्या बच रहा है बच्चों 10⁻28 है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 26 हो जाएगा, तो माइनस में आ रहा 26, और VD हो गया। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 9/14, है ना। तो इसको और सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 14 इंटू 16 होता है 224, और इस तरफ आ जाएगा ये, तो बराबर करके 10 टू पावर बच्चों यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 2, और ये हो जाएगा VD का टर्म। इसको यहाँ ला दो तो हो जाएगा 0.04 के आसपास आएगा बच्चों ये वैल्यू, 10 टू पावर -2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया VD। इसको और सॉल्व कर लो ना आप,
इसको मैं यहाँ कर दूंगा तो हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 10 टू पावर एक और है ना -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ड्रिफ्ट। और इसका मतलब क्या होता है, mm की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.4 और मिलीमीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया बच्चों आप लोगों का डी। ठीक है, प्रॉब्लम 6 में आपको बच्चों 3 चार्ज दे रखे हैं। नेगेटिव का Q1 है, Q2 पॉजिटिव है और Q3 भी नेगेटिव है। मतलब ये चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पर भी Q1 नेगेटिव है और Q3 बच्चों आपका क्या है, पॉजिटिव का एक चार्ज है। क्वेश्चन कहता है एक्स कॉम्पोनेंट बताइए आपके -Q1 पे लगने वाला। तो आप ना सेंटर वाले इस वाले -Q1 को ना एज अ टेस्ट चार्ज समझ लो और सब लोगों के इफेक्ट इसके ऊपर चेक कर लो। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला, नेगेटिव है बच्चों, इसको श्योरली ये रिपेल करेगा इस तरह से और f इंटू 3 कर देना, वर्टिकली अपोजिट में एंगल भी थीटा बन जाएगा और यहाँ लिख सकते हो आप f3 cos थीटा और इस तरफ क्या बन जाएगा, सीधा सीधा f3 इंटू साइन थीटा। तो एक तो ये फोर्स हो गया। अब यहाँ देखो ये प्लस का है और ये चार्ज माइनस का है, मतलब एक और फोर्स आएगा यहाँ पे जो हो जाएगा F2। तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा जो F नेट लग रहा है कहाँ पर बच्चों, एक्स एक्सिस पर, वो हो जाएगा, मैं लिखता हूँ उसको F2 प्लस F इंटू 3 और ये हो जाएगा साइन थीटा। F2 कैसे लिखोगे आप लोग, वो हो जाएगा K। सेकेंड चार्ज बच्चों इसने लगाया तो हो जाएगा, पहला चार्ज कौन सा हो जाएगा मेरे पास Q2, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस कर देते हैं इसको F3, मतलब यहाँ से पढ़ना है आपको, तो हो जाएगा K। चार्ज कौन सा होगा Q3, सेकेंड चार्ज कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेंटर वाला चार्ज, एक साइन थीटा आ रहा है आपके पास और नीचे क्या हो जाएगा सीधा सीधा a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस a है और यहाँ पे डिस्टेंस बच्चा लोग b है और यही आपका आंसर है। क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा है तो दोनों के पास Q1 क्या है, कॉमन निकाल लो तो ये प्रोपोर्शनलिटी रह जाएगी इसकी और k भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है उसको भी अलग कर लो तो ये हो जाएगा बच्चा लोग Q2 बाय b स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे Q3 बाय a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आप मैच करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, साइन का आ रहा है ना ये, तो दोनों प्लस के हैं और बच्चों ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 7 में एक रियल इन्वर्टेड इमेज पता करनी है कॉनकेव मिरर से। तो बच्चों ये रहा आपके पास कॉनकेव मिरर, इसके 6 रे डायग्राम बनते हैं आपके सिलेबस में, उसमें से 5 है ना, 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स क्या मिलती है हमको, रियल इमेज मिलती है और इन्वर्टेड मिलती है, मालूम होता है अपन को। तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज बच्चों यहाँ कहीं मिलने लग जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, देखो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना u का टर्म भी नेगेटिव हो जाता है, v का टर्म भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो अच्छे से यहाँ पे बैठ के लिखते हैं ना सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, पीछे की तरफ जा रहे हैं ये तो ठीक। और जो फोकल लेंथ है ना बच्चों वो भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो अगर मैं मेजर फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ 1/v प्लस करके 1/u और प्लस करके 1/f, तो सबके पास बच्चों नेगेटिव आया और अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाएगा, बाद में प्लस ही बन जाएगा। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो अब f से, ये हो जाएगा f/v प्लस f/u इक्वल्स टू 1 और आई कैन राइट 1/v/f प्लस 1/u/f इक्वल्स 1 आ रहा है। ये किसका होता है बच्चों इक्वेशन, सबको पता है ये, तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो देखो ना ऑप्शन में ना v/f और u/f के क्वेश्चन बने हुए हैं और हाइपरबोला ये होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। दैट्स इट, इतना सिंपल था। दोनों के दोनों प्लस में होंगे तो कहाँ बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो देख के भी आप लिख सकते थे आंसर, कोई बड़ी चीज नहीं है और यहीं पे सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखो, एक टेबल फैन है बच्चों जो रोटेट करता है 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 60 सेकेंड की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है इस बात का, इतने सारे, और स्विच ऑफ कर दिया उसको। तो जो रिजल्ट करते हैं, स्विच ऑफ करने पे धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा उसका आरपीएम, लेकिन एकदम से नहीं होगा, डिफरेंट पोजीशंस पे आएगा। द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस द फैन डज बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मान लो ये टाइम यहाँ पर 0 से अपन ने क्या किया, फैन को स्विच ऑफ कर दिया, तो अगले 24 सेकेंड तक बच्चों फैन धीरे धीरे करके ऐसे रोटेट करते करते बंद हो रहा होगा। तो मतलब क्या है, इसके अंदर का जो एरिया है ना वही काउंट करना है आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ, ठीक है, रेवोल्यूशंस, और निकालना है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमको पर सेकेंड में निकालना होता है। चलो बात करते हैं इसी से अपन, ये हो जाएगा जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, वो कितना हो जाएगा, ध्यान दे सारे बच्चे। मैं अगर यहाँ पे एक, लेट मी चेंज माय कलर,
मैं अगर बच्चों यहाँ पर एक इस तरह से बना दूं ब्रेकेज पॉइंट 8 नंबर स्केल पे, तो बच्चों ऊपर का तो आपको ट्रेपीजियम दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये होता है a प्लस बी इंटू हाइट, प्लस करके ट्रायंगल के लिए हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, 1/2 हो जाएगा। एक ही बात करेंगे तो ये होगा, ये बच्चों पैरेलल लाइंस होते हैं ना, ये वाले है ना, तो हो जाएगा आपका 2400। लेकिन ये तो 1 मिनट में निकाले गए, सेकेंड में निकालना होगा तो डिवाइड बाय 60 कर देना। बी हो जाएगा बच्चों आपका 600, इसको भी 60 से डिवाइड कर देना। और हाइट कितनी आएगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो जाएगी आपकी 8। यहाँ नीचे बच्चों 60 लिखा हुआ है और प्लस कर देता हूँ मैं इसको 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 16 में 24 और 8 है तो आना चाहिए आप लोगों का 16। और हाइट में मेरे पास लिखा है 600, तो नीचे फिर 60 आएगा, कैंसिल कर लो, ये ऊपर बचेगा आपके पास, ये जरा 10, ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे तो प्लस में मुझको 80 मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 6440। और यहाँ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 10 बचेगा। और मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4, 54 सा हो जाएगा सीधा सीधा 200। और आंसर कितना आ गया मेरे पास 280, और ये 280 बच्चा लोग टर्न्स लेगा, आंसर होगा 280 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन 9 में जो बॉल है वो रोल करता है बच्चों किसी स्टेयर वे पे, है ना, और हॉरिजॉन्टल चल के जा रहा है एक वेलोसिटी के साथ। तो स्टेयर वे बच्चों इस तरह से होती हैं, है ना, हम देखते हैं जनरली। तो कुछ उनके पास है ना ऐसा विड्थ होता है, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को विड्थ, और कुछ हाइट होती है। तो हाइट को अपन h बुलाएंगे और विड्थ को अपन यहाँ पर b का टर्म रख देते हैं। चलो, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो बॉल है वो रोल करता हुआ हॉरिजॉन्टली आ रहा है, तो उसके पास vx का टर्म दे दिया उन लोगों ने 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो बच्चों कहने का उनका ये मतलब है ना कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मानकर पढ़ना है, और कुछ ऐसे जाके ये ऐसा फॉल कर जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इनका हाइट भी दे रखा है, वाइड भी दे रखा है इनको। तो हाइट भी अपने पास 0.20 मीटर है, और इसका विड्थ जो है वो भी 0.20 मीटर है, मान लेते हैं। तो स्टेयर नंबर 1, स्टेयर नंबर 2, स्टेयर नंबर 3 ऐसे चल रहे होंगे ना, ये 4 ऐसे करके जा रहे होंगे। कौन से पे गिरेगा ये पूछा है, विच स्टेप द बॉल विल हिट फर्स्ट। इसको 2 बार पढ़ना होता है आप लोगों को, एक तो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे और एक तो हो जाएगा बच्चे लोग आपका वाई एक्सिस पे। एक्स पे क्या करेंगे अपन, हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टली आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका नाम हो जाएगा n नंबर ऑफ स्टेयर्स मल्टीप्लाई बाय b, मतलब एक का विड्थ, है ना, ऐसे करके स्टेयर का विड्थ और विड्थ ही बस काउंट होगा। देखो ये वाले विड्थ, ये विड्थ और ये विड्थ, n टाइम्स ऑफ b, ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एक जनरल टाइम, और यही अपना इक्वेशन बन जाएगा। y एक्सिस पे ना बच्चों ग्रेविटी लग रही होती है, और इसके पास इनिशियली वेलोसिटी y की 0 होगी। तो y पे कैसे पढ़ोगे आप लोग, वही अपना पुराना फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 GT²। तो नीचे आएगा ये कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक का नीचे उतर कर आ रहा होगा ये। तो हाइट होगी एक स्टेयर की h, तो आंसर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ h। तो माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ h, ये तो 0 हो जाएगा, और नेगेटिव में 1/2 और g, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों t²। नेगेटिव नेगेटिव अलग कर दो, और यहाँ से t की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा सीधा सीधा n इंटू h, ये लिखा है मैंने g/2, और t का टर्म हो जाएगा n इंटू बी, और नीचे हो जाएगा बच्चों इसके पास v का टर्म, और मैं यहाँ से इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक n से ना, ये वाले एक n से इस n का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, और आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है बच्चों, n का टर्म ही निकालना होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u², है ना। एक तो n यहाँ पे ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ये n का स्क्वायर लग गया और उस पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2u² हो जाएगा बच्चों यहाँ से आके, और इनटू मैंने लिखा हुआ यहाँ पे h का टर्म, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो g, और देखो ये b है ना वो स्क्वायर करके यहाँ पे आया होगा, और यही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, सीधा सीधा मुझे मिल रहा है ये एक n के बराबर। और n अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके रख देते हो तो 2 इंटू मैं लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 1.8 कितना होता है, ये हो जाता है 2.56, और बच्चों हाइट हमारे पास 0.20 मीटर है, g का टर्म 10 ले लो, और b का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0.20 इंटू 0.20, एक से इसको हटा दो, और व्हेन यू सॉल्व इट होल न्यूमेरिकली आंसर हो जाएगा आपके पास लगभग बच्चों आएगा 3.3 मीटर्स, विच मीन्स
ये 4th नंबर के स्टेयर पे जाकर फॉल करेगा। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4। इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे सॉल्व करा है और वाई पे सॉल्व करा है, और एक्स पे हमने जनरल फॉर्मूला लगाया है और वाई पे सेकेंड इक्वेशन लगाई है, दैट्स इट। क्वेश्चन 10, हमें ये सिचुएशन कंसिडर करनी है कि जो वॉल है ना, और स्मूथ है, वॉल इज स्मूथ मतलब यहाँ पर म्यू का टर्म तो नहीं है, और सरफेस और ए और बी ना अपने आप में रफ हैं, विच मीन्स ये जो क्वांटिटी सरफेस दिख रही है बच्चों आपको, ये वाली सरफेस ये रफ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ म्यू होगा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फ्रिक्शन दिया जाएगा। फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑन बी है ना, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, आपको बी पर बताना है फ्रिक्शन ए की वजह से, तो बी को आप अलग करके लिख लो पहले, तो ये हो जाएगा आपका बी। इस बी को इस वाले फोर्स के इफेक्ट में क्या क्या होने वाला है, ये जब फोर्स एफ लग जाएगा कुछ एंगल आपके पास थीटा मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा का ही हो जाएगा। यहाँ से समझ में ये आना चाहिए कि इसको जब रिजॉल्व करेंगे ना सर, तो यही वाले बी वाले ऑब्जेक्ट पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, उसका नाम हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक इंटेंशनली फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जिसका मतलब हो जाएगा एफ साइन थीटा। मैं बात कर रहा हूँ इसको रिजॉल्व करने की। अगर आपके पास बी का इंटेंट ऊपर जाने का है तो बगल वाली जो सरफेस है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही होगी, और ये इन रिटर्न उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा, और यही आपके पास फ्रिक्शन है, और यही आपके पास बच्चों फ्रिक्शन है। तो ए की वजह से देखो, ए की वजह से फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है बच्चों, डाउनवर्ड लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, रिलेटिव यही बात होती है। इसका इंपेंडिंग मोशन कहाँ जा रहा है, ऊपर, किसकी वजह से, एफ साइन थीटा की वजह से। तो आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड लग रहा है बच्चों, ये अपना ऑप्शन नंबर बी मार के आगे बढ़ जाना। अगर ये पूछता कि ए पर कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ऑन ए, तो वो हो जाता सीधा सीधा आंसर अपवर्ड। हालांकि ये कभी स्टे तो नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आपके पास म्यू 0 हो गया ना, तो कभी भी ये ब्लॉक स्टेशनरी यहाँ पर रह नहीं पाएगा। दिस क्वेश्चन विल बी डिबेटेबल अगर आप इस वॉल को पढ़ने जाओगे, बट हाल फिलहाल आपको ये वाली सरफेस दे रखी है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सीधा सीधा डाउनवर्ड, और ये ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहा है, फ्री स्पेस कह रहा है, और वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता होता है ये लाइट से चलती है, सी का फॉर्मूला हो जाता है 1/रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये होता है परमिएबिलिटी, इसका होगा बच्चों, ये होता है परमिएबिलिटी, और इसे अपन कहते हैं परमिटिविटी। एक इलेक्ट्रिकल की बात है और एक मैग्नेट्स की बात है, दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं मीडियम की, और आंसर होता है लाइट की स्पीड से चलता है, जो कि 3 × 10⁸ है। आपको एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना, ऑप्शन मार्क करेंगे, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 12 देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है बच्चों किसी पार्टिकल का जो मूव करता है, हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी। तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर्स में, और यहाँ बच्चों टाइम है। हमें मालूम होता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाता है, सीधा सीधा वेलोसिटी, और ग्राफ की लैंग्वेज में जो स्लोप होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वेलोसिटी। अगर आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है और क्या दिया है, टाइम, तो सॉल्व कर लो ना इसको। सी पर स्लोप कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप कैसा है प्यारे बच्चों, 0। लेकिन जब भी ई पर चेक करोगे ना, तो यहाँ पर स्लोप जो कर्व पर टेंजेंट बनेगी वो नेगेटिव की बनेगी, मतलब एट पोजीशन ई आप देख सकते हो जो आपके पास स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई। ओके, क्वेश्चन 13 में एक स्टोन को थ्रो कर दिया बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड से 53 के एंगल पे अबव द हॉरिजॉन्टल। तो कुछ ऐसी बात बोली जा रही है कि एक्स हो गया और यह हो गया आपका बच्चों वाई। कुछ एंगल यहाँ पे बनाया गया है 53 डिग्री, और वैल्यू इसके पास 25 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी शुड बी 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो ये ऐसा चल करके इस तरह आएगा बच्चों, ये देखो ये घूम करके ऐसा आएगा। एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बन रही है, इसकी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सीधा सीधा 45 डिग्री। लेकिन हमें पता होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल के अगर बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है ना, वो कितना होता है, यू कॉस थीटा का टर्म होता है। किसी भी पॉइंट पढ़ोगे तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास यू कॉस और थीटा कितना यहाँ पे 53 डिग्री। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों उतनी स्पीड होती है, तो हमें मालूम होता है ना कि एक्सेलरेशन का टर्म कितना है, 0। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ लगा लो कि पॉइंट पी के बारे में बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखो, वो आपकी यू कॉस 53 डिग्री हो जाएगी। पॉइंट पी की बात चल रही है, और यहाँ पर कौन है आपके पास, जो उसके पास फाइनल वेलोसिटी का टर्म आ रहा है वी का,
एंगल कितना बनाएगा ये, सीधा सीधा 45 लिख दो। अब बच्चों इसको इक्वेट कैसे करते हैं, वो हमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती है ना, वो इस v को आप रिजॉल्व करोगे ना सामने की तरफ तो हो जाएगा v cos, और ये वाले एंगल की बात हो रही है तो हो जाएगा 45। तो देखो v लिखा है, cos लिखा है और मैंने 45 लिखा है, ये हो जाएगा सीधा सीधा u cos 53 डिग्री। और 543 ट्रायंगल बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये हो गया आप लोगों का 543 ट्रायंगल। जो एंगल 53 का होता है उसके सामने 4 होता है, ये हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा 3। तो चलो बात कर लो, यहाँ बात कर लेते हैं, v निकाल लेते हैं। cos 45 कितना होता है, 1/√2 हो जाता है, ये 25 दिया हुआ है। और cos 53 कितना हो जाएगा, तो 53 है, इस cos पे बैठ के देखना है तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ लिखना होगा आप लोगों को 3/5। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन लोग। ये हो जाएगा 5 5 और हो जाएगा यहाँ पे आंसर 15√2, सॉरी ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये तो इसका टोटल स्पीड आ रहा है ना, एंड आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द इक्वेशन ऑन y एक्सिस, क्योंकि तभी मुझे टाइम मिल पाएगा। यहाँ अपवर्ड कौन जा रहा होगा बच्चों, देखो u sin थीटा जा रहा है, और इस पे नीचे की तरफ कौन सा आ रहा होगा, देखो अगर ये v हो तो ये हो जाएगा v sin 45, ये होगा ना, और क्या हो सकता है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लिख लो आप लोग, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्वेश्चन ने हमसे टाइम मांगा, उसके लिए सॉल्व हो रहा है बच्चों। ये सब कुछ यहाँ पे y पे लिख डालो, क्या दिक्कत है। तो वी वाई कितना हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा ये, और मुझे मालूम है v sin 45 होना चाहिए। और ये कितना होगा u वाई, ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव का हो जाएगा बच्चों ये। तो u वाई का टर्म हो जाएगा u sin 53 डिग्री, और माइनस करके g का मतलब 10 होता है, और ये हो जाएगा आपके पास t। ये अपनी इक्वेशन आंसर दे देगी अपन को। तो देखो नेगेटिव का टर्म है, और यहाँ कितना मिल रहा है मुझे, v का टर्म दिख रहा है, sin 45 होता है 1/√2, तो v को लिख लो आप पहले तो 15√2, और नीचे भी क्या हो गया आपके पास √2 आ जाएगा, तो कैंसिल कर दो इसको। मेरे पास यहाँ पे 25 हो जाएगा, u का टर्म 53 कितना हो जाएगा, यहाँ से चेक कर लो, sin 53 हो जाएगा बच्चों 4/5, यू कैन राइट 4/5 माइनस करके हो जाएगा 10 इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5। 20 का टर्म आ रहा है, और 20 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 35 हो जाएगा, बराबर में कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 10t। तो टाइम आ गया सीधा सीधा मेरे पास 3.5, ठीक है, कितना आ गया बच्चों 3.5 सेकेंड्स। ये आंसर है अपना, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन ये, लेकिन ध्यान देके पढ़ना है इसको। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको इक्वेट करा ये वाले पॉइंट से, u cos 45 और v cos 45 लेकर, वहां से मुझे v मिल गया, और v मिलते ही मैं लिख सकता हूँ कि v sin थीटा कितना होगा, मतलब v sin 45 कितना होगा, और उससे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा ली, तो मेरा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन 14 देखो, फॉरवर्ड बायस पता करना है अपन को डायोड के कॉम्बिनेशन में। तो मेरे पास डायोड के बारे में जब भी पढ़ाई करते हैं बच्चों, इस तरह समझते हैं कि डायोड है, उसके दो एंड्स होते हैं, और P का टर्म है और N का टर्म है। बच्चे ये ध्यान रखते हैं कि P वाले को पॉजिटिव दिया, N वाले को नेगेटिव दिया, ऐसा पढ़ते हैं, नहीं वो गलत हो जाता है बच्चों। जब भी आपको फॉरवर्ड बायस पढ़ना होता है ना, तो ये होता है हमेशा हायर पोटेंशियल पे कंपैरेटिवली टू N, ये होती है थ्योरी। मतलब ऐसा हो सकता है कि बच्चों एक +5 पर हो और एक +4 पर हो, ऐसा करके, ये होती है लॉजिक, तो भी ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। मतलब नहीं कि हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो वैसे ही आप चेक करो। ये हो गया बच्चों आपका P टाइप, ये हो गया N टाइप, P वाला पॉजिटिव पर है और N वाला उससे लोअर पर है, मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। यहाँ -3 लिखा है, -3 लिखा है, मतलब ये काम नहीं करेगा। ये लिखा है 2 वोल्ट और ये उससे ज़्यादा है, देखो दोनों प्लस में आ रहे हैं, लेकिन ये वाला आपके पास बच्चा लोग हाई है और ये वाला कैसा है, लो, मतलब ये कौन सा हो गया आपके पास, रिवर्स बायस। यहाँ -2 लिखा है, यहाँ +2 लिखा है, तो ये चीज़ भी किस में आ रही है, रिवर्स बायस। ऑप्शन नंबर 1 पहले ही मिल गया था और यही हमारा आंसर है, राइट। प्रॉब्लम 15 देखते हैं। लेंथ L, ब्रेड और थिकनेस दे रखा है बच्चों आपके पास किसी ब्लॉक का। तो ये रहा मेरे पास ब्लॉक, एक क्यूबॉइड सेक्शन का बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, और इसके पास थिकनेस समझ लो T का टर्म हो जाएगा। फिर क्या कहता है हमको, गिवन वैल्यूज है आपके पास, L के टर्म लिखे हुए हैं, B का टर्म भी लिखा है और थिकनेस का टर्म भी लिखा है। वॉल्यूम में एरर बताना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू इसका थिकनेस। तो बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं अपन, डेल्टा V/V, यहाँ हो जाएगा डेल्टा L डिवाइड बाय L, प्लस करके क्या कर लेंगे अपन लोग, डेल्टा ऑफ B/B। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा T/T, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की।
दोनों साइड में क्या करूँगा 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये मिलने लगेंगे परसेंटेज के अंदर। और वही यहाँ पर दिया हुआ, देखो परसेंटेज के बारे में बात करने को बोल रहा है। तो ये हो गया तुम्हारे पास परसेंटेज एरर इन वी। ठीक है, ये हो गई बात। डेल्टा एल कितना होगा ये क्वेश्चन पढ़ते समझ में आना चाहिए अपन को। ये टर्म से टॉगल करेगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 0.01 डिवाइड बाय 15.12। फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अगेन 0.01 डिवाइड बाय ब्रेथ में हो जाएगा 10.15। फिर कर लेंगे अपन इसको 0.01 डिवाइड बाय 5.28। मल्टीप्लाई पे मैं यहाँ पे 100 से करूँगा ना, तो तीनों के पास 100 जाएगा और डेसिमल को ले जाएगा यहाँ से। ठीक, तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि 1/15 कुछ इस तरह हो जाएगा 0.06 ऐसा करके आता जाएगा ये, है ना। और 1/10 बेसिकली ये 0.1, इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने पे, तो लास्ट सेक्शन में क्या दिख रहा है 1/5 है ना, 1/5.28 है, तो 1/5 बच्चों होता है 0.2। और इसकी वजह से मुझे क्या मिलने लग जाएगा यहाँ पे 0.19 करके कुछ वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। इन सबको अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में ऐड कर लो तो 0.19 और प्लस 1 कितना 0.29 और 0.0 से जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों ये 3.35 और ऐसे करके वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये कि 0.35% की बात कर रहा है और क्लोजलेस आंसर बच्चों ऑप्शन सी मिल रहा है। एकदम डेसिमल सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है उसको, हमको ये समझ में आना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेशन में मिल जाएगा। हम काम कर रहे हैं एरर का एनालिसिस और ऑप्शन देख करके अपन चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 16, एक 100 वोल्ट का एसी सप्लाई है बच्चों और ये उसके पास फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 100 वोल्ट। और एलसीआर सर्किट है, तो बच्चों आरएलसी दिखाई दे रहे हैं अपन को, और एल का टर्म है 8.1 मिली और कैपेसिटी दी हुई है 12.5 माइक्रो, रेजिस्टेंस सिर्फ ओम में लिखा हुआ है। हमें बताना है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू एक फैक्टर इस तरह का होता है बच्चों, उसके बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, जैसे ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा या ओमेगा एल बाय आर करके आता है या एक्सएल बाय आर करके आता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों 1/r लिखते हैं और अंडर रूट के अंदर l बाय सी बनाते हैं, उससे आपको आगे जाना है। तो हो जाएगा 1/r, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/10 और रूट के अंदर इंडक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8.1 इंटू 10⁻³ ऐसा लिखना है इसको। कैपेसिटी आएगी अपने पास 12.5 इंटू यहाँ हो जाएगा माइक्रो का टर्म, तो माइक्रो जब ऊपर जाएगा बच्चों तो 10 का क्यूब बना लेगा ये, है ना। और डेसिमल हटा दो यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 1/10 और रूट के अंदर हो जाएगा बच्चों 81 और 125 और ऊपर बच्चों 3 0 लगे हुए हैं मेरे पास। सॉल्व कर लो ना इसको, क्या दिक्कत है। 125 में से 5 बाहर आ जाएगा, ऊपर से 9 बाहर आ जाएगा, मेरे पास एक 10 नीचे मिल ही रहा है और रूट के अंदर क्या बचेगा खाली खाली मेरे पास इस 3 0 में से 1-2 0 और बाहर कर लोगे तो 10 और मिल जाएगा बाहर, अंदर खाली 10 और यहाँ 5 बचेगा, तो कुछ चीज़ें मिल जाएंगी मुझे। 9/5 और √2 का टर्म आ रहा है, तो 9/5 होता है 1.8, तो लिख देता हूँ मैं 1.8 इंटू 1.41, तो ये बच्चों आएगा तुम लोगों का सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा ये 2.5 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन देख कर अगर चलोगे तो 54 दिख रहा है और ऑप्शन मार्क कर देंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम रिवीजन में पढ़कर आते हैं। रूट के अंदर बच्चों l/c, दैट्स ऑल। ओके। Problem 17 is an assertion and region problem. The film which appears bright in a reflected system will appear dark in a transmitted system and vice versa. बच्चों कह रहा है कि ब्राइट में जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम वाला आंसर मिलता है वो एग्जैक्टली डार्क की कंडीशंस के बराबर होता है अगर अपन ट्रांसमिटेड की बात करें। रीजन कहता है द कंडीशन फॉर फिल्म अपीयर टू बी ब्राइट और डार्क रिफ्लेक्टेड सिस्टम हैव जस्ट रिवर्स टू दोज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्टेड बारे में, जैसा क्वेश्चन कहता है। तो रिफ्लेक्टेड की कंडीशन क्या होती है, ये हो जाती है 2 इंटू μt, इसको कहते हैं cos r, बराबर होता है बच्चों n-1 λ/2। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्म की कंडीशन देख लो आप लोग रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए। तो रिफ्लेक्टेड का मतलब हो जाता है बच्चों यहाँ पर ये लिखोगे आप लोग 2 μt t will be the thickness of cos r, थिकनेस ऑफ द फिल्म की बात हो रही है ना। ये cos r इक्वल्स टू हो जाता है बच्चों लोग ये 2n-1, मैं लिखता हूँ यहाँ पे λ/2। ये बात हो रही है रिफ्लेक्टेड की, लेकिन वहीं अगर मैं ट्रांसमिटेड की बात करने लग जाऊंगा तो इसका आंसर बिल्कुल इस तरह मिल जाता है बच्चों। पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2 μt cos r, ध्यान रखें इसको। t will be the thickness
और ये हो जाता है सीधा सीधा n लैम्डा। तो हमें समझ में आ रहा होगा बच्चों 2n-1 λ/2 और n-1 ये दोनों के दोनों आपस में जो फेस रखते हैं वो रखते हैं 180 डिग्री का। विच मीन्स अगर एक के बारे में अपन ब्राइट पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे का क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और उल्टा भी बोल सकते हो, एक का डार्क है दूसरा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो कंडीशंस होती है ना रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की, वो अपने आप में ही रिवर्स होती हैं। इसका मतलब है असर्शन भी सही है और जो रीज़न है वो उसको सही सही समझा भी रहा है। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर लेंगे अपन। ये हम लोग पढ़ते हैं पाथ डिफरेंस वाले प्रॉब्लम में, टी विल बी द थिकनेस, ब्राइट और डार्क अपन को दिखाई देते हैं फिल्म्स। ठीक है। क्वेश्चन 18 में हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं बच्चों और दोनों के दोनों एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। टाइम पीरियड दे दिया उन लोगों ने। देयर मीन पोजीशन, स्टार्ट करते हैं मीन पोजीशन पे, मतलब आप जब इक्वेशन डालोगे तो साइन यूज कर लेना। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन पार्टिकल ए कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। तो कुछ ऐसा है बच्चों, ये मान लो 2 वेव बना देता हूँ मैं, ये फर्स्ट वेव हो जाएगी और ये सेकेंड वेव अज्यूम कर लो। तो इसके पास टाइम पीरियड t होता है और इसके पास टाइम पीरियड कितना होता है 5t/4। तो कहीं ना कहीं इसका इस जगह पे 5 आएगा और इसके पास फेस कितना जाएगा बच्चों 5 इसके कंपेरेटिवली, और आपको डेल्टा 5 बताना था विच शुड बी 5 माइनस ऑफ 5। फेस डिफरेंस दोनों अलग अलग वेव का। चलो लिख लेते हैं फटाफट। एग्जाम में आपको ये लिखना है डायरेक्टली, ये हो जाएगा a साइन, है ना, a1 हो जाएगा साइन ω1 और ये t एक जनरल टाइम की बात हो रही है, और ये हो जाएगा y2, मैं लिखता हूँ यहाँ पे a2, और ये हो जाएगा साइन ω2 और टाइम भी एक जनरल हो जाएगा। और आपको पता करना है एट टाइम t इक्वल्स टू t, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करा, तो इसका टाइम पीरियड कितना है t, इसलिए यहाँ बच्चों मैंने इंस्टेंट के टाइम t मान के सॉल्व करूँगा। और आप देखो ये दोनों टर्म क्या होते हैं, इस वाले का ये 5 कहलाएगा, इस वाले का ये 5 कहलाएगा। तो डेल्टा 5 इन एग्जामिनेशन डायरेक्ट यू कैन राइट 5 माइनस 5 विच शुड बी रिटर्न एज ओमेगा का मतलब हो जाता है 2π डिवाइड बाई t इंटू टी, माइनस हो जाएगा ये 2π डिवाइड बाई इसका टाइम है 5t/4 इंटू टी। जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं उनको निकाल सकते हो आप, 2π बाहर आ गया और बच्चों स्मॉल t की जगह पे आप रख दो टाइम पीरियड जो क्वेश्चन में गिवन है t/t। ठीक है, और यहाँ पे मैं t/t करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी चला जाएगा, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हटा दो इसको। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4/5 और यहाँ मिल रहा है 1, तो हो जाएगा 2π, तो हो जाएगा 5/4/5। तो आंसर मेरा आ रहा है 2π/5। ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, मार्क कर लो। ठीक है। क्वेश्चन 19 देखो, एक रिंग शेप का ट्यूब है बच्चों और 2 आइडल गैस उसके अंदर रख दिए उन्होंने। तो मतलब कहने का है कि ये आपके पास रिंग शेप का ट्यूब हो गया और मोलार मास 32 है और 28 है, लेकिन क्या है ना दोनों के मास बराबर दे दिए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप m1 बराबर कितना हो जाएगा आपका m2, और ये हो गया आपके पास m2 और ये हो गया मेरा m1। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक फिक्स हो गया और दूसरा वाला बच्चों ये मूव करने वाला स्टॉपर है, तो इसको कर देना मूवेबल स्टॉपर है। द गैसेस सेपरेटेड बाय वन फिक्स्ड पार्टीशन एंड अनदर मूवेबल पार्टीशन, बिल्कुल सही है, ये वाला फिक्स है ये वाला क्या है मूवेबल है। विच कैन मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन, बच्चों ध्यान रखना जब फ्रिक्शन से मूव नहीं करेगा तो इसके दोनों एंड पर जो अलग अलग गैस प्रेशर दे रहे होंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे, है ना, वो दोनों बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ P2 और यहाँ आ जाएगा बच्चों P1। ये कहाँ नहीं है लेकिन डायग्राम देख के आपको ये समझना है। यहाँ पे आपके पास एक दूसरा गैस रहेगा M2, ये देखो मैं कलर कर देता हूँ, और यहाँ बच्चों अपने पास एक गैस नंबर 1 है। ठीक है, आइडियल गैस दोनों, अल्फ़ा बताना है। तो सर्कुलर फॉर्म में अगर ये अल्फ़ा कह रहे हो तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 360 माइनस ऑफ अल्फ़ा। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर हमें पता होता है nRT होता है, लेकिन मोलार मास में अगर नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ गैस निकल आता है। ये इक्वेशन बहुत ही फेमस है, इसको बस रीअरेंज कर लो। ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, n की जगह हो जाएगा स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू R इंटू टी। थोड़ा रीअरेंज करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, m0 इंटू वी लिखा है बराबर कितना हो जाएगा mRT डिवाइड बाय P। बच्चों मास कांस्टेंट दे दिया है आपको, मैंने P कांस्टेंट बताया है, ये गैस कांस्टेंट है, और एक कंडीशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट मान के पढ़ोगे तो पूरा पूरा डब्बा ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से बात समझ में आ रही है कि सर m इंटू वी एक कांस्टेंट माना है तो आगे बढ़ सकते हो। तो एक गैस के लिए अपन लिख सकते हैं मोलार मास 1, जो फर्स्ट का मोलार मास कितना है बच्चों 32 है, और वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ।
तो एक एरिया का टर्म आ जाएगा और लेंथ के टर्म पे अपन एंगुलर लेंथ बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 360 माइनस ऑफ अल्फ़ा। और यही चीज़ बराबर करके मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, मोलार मास बच्चों उसके पास था m2 का टर्म मेरे पास दे रखा उन लोगों ने 28 और यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा अल्फ़ा, ठीक, क्योंकि अल्फ़ा एंगल पे जा रही है। लेंथ हम लोगों ने एंगुलर लेंथ दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। सो नाउ बच्चों हमारे पास क्या मिल रहा है, m0 इंटू वी का टर्म एक क्या मिल गया तुम्हें, कांस्टेंट। सो अब बच्चों अपने पास मोलार मास और वॉल्यूम कितना आ रहा है, सीधा सीधा तुम लोगों को कांस्टेंट मिल गया है। तो क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट और सेकंड के लिए आप अलग अलग लिख सकते हो। फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा m1 और एरिया कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ होगा इस पूरी ट्यूब के पास, और लेंथ की जगह एंगुलर लेंथ हो जाएगी, तो हो जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा। बराबर करके कितना हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाले के हो जाएगा m2 और उसके लिए एरिया हो जाएगा और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा अपने पास अल्फ़ा। तो ए अपने आप और कट जाएंगे, अपना आंसर हो जाएगा 32 इंटू 360 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m2 कितना है बच्चों 28 इंटू अल्फ़ा दे रखा है। रीअरेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा 32 इंटू 360 है ना, और माइनस कर कितना हो रहा है मेरे पास 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28 अल्फ़ा। ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 60 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 32 इंटू 360 डिवाइड बाय 60। सॉल्व कर लो इसको बच्चों, ये हो जाएगा 6 और ये 12 और 192 मुझे मिल रहा है अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में यहाँ तक अगर ऑलरेडी पता था अपन को तो डायरेक्टली ये कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, लेकिन मैंने आपको ये डेरिवेशन करके दिया पहले कि ये क्यों आ रहा है m इंटू वी कॉन्स्टेंट। और ये बच्चों इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी बताया जा सकता है, जब अपन मास अपन वॉल्यूम यहाँ ले आएंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम से अपना आंसर आने वाला है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हम आइडियल गैस को ना बहुत फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन 20, एक मास है बच्चों 100 kg का, वो सस्पेंड करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी स्ट्रिंग। बच्चों यहाँ पे ए बी और सी स्ट्रिंग दे रखे हैं। वे डब्ल्यू इज द वर्टिकल वॉल, तो हाँ ठीक है, वॉल के नाम से डब्ल्यू है। रिजिड रॉड है यहाँ पर और टेंशन बतानी है आपको बी स्ट्रिंग में, विच मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द टेंशन, और यहाँ हो जाएगा टेंशन एट सी। ये सेंटर वाले पॉइंट को पढ़ोगे तो इससे आगे जा रहे होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह का होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रहा है आप लोग के पास टेंशन सी, इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है आप लोग के पास टेंशन ऑफ बी, और नीचे की तरफ बच्चों आपके पास डब्ल्यू आ रहा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 100 kg होता है, तो mg लिखते हैं तो 100 g कर देंगे। और यहाँ एंगल 45 का है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितने का होना चाहिए 45 का। इसको रिजॉल्व कर लो आप लोग, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा TC इंटू हो जाएगा cos 45 और ये हो जाएगा TC इंटू साइन 45, ये दो एंगल्स मिल रहे हैं। तो बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक ये नेट फोर्स 0 बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है। सो यू कैन राइट डायरेक्टली एज TC इक्वल्स टू साइन 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू जी, और टेंशन एट C cos 45 कितना हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा टेंशन एट B। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर हो गए, आंसर हो गया आपका 100 G न्यूटन्स। 100 ग्राम में समझना है इसको बच्चों, ये 100 kg लिखा है और G ग्रेविटी वाला है, और ये इक्वल टू आपके पास वेट आ रहा है, और वही वेट जो आपका हैंग करके रखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन 21 देखो, एक इन्वर्टेड बेल है बच्चों जो बॉटम पे है ना, लेक के इतनी हाइट पे 47.6, और उसके पास इतना वॉल्यूम बच्चों हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब में क्या रखा हुआ है, एयर ट्रैप करके रखा हुआ है, और आंसर भी अपने को वॉल्यूम में पूछे गए हैं ना। तो कहता है द बेल इज ब्रॉट टू द सर्फेस, द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर बिकम्स, मतलब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इसको कर लो आप लोग V1 और यहाँ करना है अपन को V2 फाइंड करना है, और ये दिया हुआ अपन को एटमॉस्फेयर प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है। तो समझ लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि आपके पास कुछ लेक का हाइट है यहाँ पे 47.6, और कोई एक यहाँ पे बच्चों एक बेल जिसको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है V1, और प्रेशर कर लो यहाँ पे बच्चों P1। इसको आप धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम का साइज बढ़ जाता है, और ये हो जाता है वॉल्यूम V2, प्रेशर कितना हो जाएगा P2, जो एग्जैक्टली आपके एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ जो अपन एब्सोल्यूट वैल्यू P1 की लिखेंगे वो हाइट के रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी, और आपको पता होता है कि वो वाला प्रेशर कैसे लिखते हैं। तो किसी भी हाइट पे अगर अपन जाकर बात करें वाटर वगैरह की, तो प्रेशर कितना होता है बच्चों, आपको यहाँ से लिखते हुए आना होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सर पे कितना है प्रेशर का सरफेस पे, वो जाएगा P0 प्लस हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। रो किसका होगा बच्चों लोग, वाटर का होगा, ठीक है, इतना अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन ऐसा भी जानते हैं कि बॉटम पे अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होता है, और जैसे से ऊपर आ रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है।
और एक बात अपन जानते हैं कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चे लोग, वॉल्यूम के। तो यहाँ से और क्या क्या बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि सर P1 V1 बराबर किसके आगे, हमारे P2 V2 के। ठीक, तो P1 का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्राउंड स्टेट पे, तो हो जाएगा बॉटम पे P0 प्लस हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच, और रो किसका होगा, वाटर का, और यहाँ हो जाएगा बच्चों आप लोगों का वॉल्यूम बराबर, ये मैं P2 करता हूँ तो P2 हो जाएगा कितना जाएगा P0, और वॉल्यूम V2 जो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करके देना है। ठीक, तो फिर से अपन यहाँ पे सबसे P0 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू एच डिवाइड बाय कितना आ रहा है P0, यहाँ हो जाएगा बच्चों लोग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, एक P0 यहाँ पे था, एक P0 बच्चों यहाँ पे था, मैंने कैंसिल कर दिया उसको और मुझे V2 आसानी से मिल जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस और रो डब्ल्यू, रो ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, वो उसे लिखोगे आप लोग 1000। ठीक है, ग्रेविटी को 10 मान लो और हाइट लिख लो आप लोग 47.6 डिवाइड बाय P0 का मतलब होता है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ऐसा लिखते हैं बच्चों आप लोग, 70 सेंटीमीटर को आप लोग ले जाओ पहले मीटर के अंदर। ठीक है, Hg को अपन लिखते हैं 13.6 और मल्टीप्लाई करते हैं उसको 10 क्यूब से, 10 टू क्यूब से, क्योंकि वो वाटर से कंपेयर होती है वैल्यू, और मल्टीप्लाई फिर से एक और 10 हो जाएगा, ये अब मेरा आंसर होना चाहिए। और मल्टीप्लाई बाय V1 कितना था बच्चों आपका 50 था। When you solve this whole term numerically, you will left with 1 plus 5 into 50 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका V2, 6 into 50 हो जाता है 300, और सेंटीमीटर को मैंने चेंज नहीं किया था तो मेरा उसी में आंसर मिलेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी आप लोगों का मार्क। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं हाईलाइट कर दूं बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और हाउ टू राइट द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो प्रेशर का टर्म होता है जो एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है टॉप पे और हो जाता है रो इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ हमने फर्स्ट काउंट किया था, तो ये इतना इक्वेशन बन रहा है, राइट। क्वेश्चन 22, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बच्चों आपको फोकल लेंथ निकालना है कॉन्केव मिरर का, और यूवी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पहले ग्राफ ही बना देते हैं अपन, फिर बात करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों प्लस का यू, नेगेटिव का यू, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लोगों को कैसा रहने वाला है, रियल। ओरिजिन को मैथमेटिक्स में वो बुलाओगे और फोकल लेंथ के लैंग्वेज में इसको, एक्सिस के लैंग्वेज में या मिरर की क्लास में इसको अपन पोल बुलाते हैं बच्चों, है ना। यहाँ हो जाएगा वी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज है, और नेगेटिव में मतलब रियल इमेज है। तो इमेज बच्चों इस तरह की दिखाई देती है अपन को, और जहाँ ये पॉइंट लग रहा होगा वो कांटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर एक फोकस मिल जाता है अपन को माइनस का एफ करके ऐसे, और ये ग्राफ को यहाँ से चलकर आता है ऐसे निकल जाता है। बोथ द ग्राफ आर ऑब्जर्विंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर क्या बनता है, ये हाइपरबोला। और ग्राफ नहीं पता है अगर अपन को, डायरेक्ट बोल सकते हो सर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये होता है कांस्टेंट। तो 1/x प्लस 1/y क्या होता है बच्चों, वो हाइपरबोला होता है, जो इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। ना एलिप्स बनेगा, ना सर्कल, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, 1 ये v/f का फॉर्मूला हो जाएगा ना, तो उसको बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, नन ऑफ दिस, राइट। क्वेश्चन 23, पोलराइज लाइट है ना, इंटेंसिटी I0 कहता है इट इज पास थ्रू एन अनदर पोलराइजर। ध्यान दो, ऑलरेडी ये पोलराइज लाइट है, I0 इंटेंसिटी है, विच मीन्स ये जो लाइट है ना बच्चों, ये ऑलरेडी हमारे पास किसी P1 पोलराइजर से पास होकर आ रही है, तब जाकर इसको बोला है कि किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, ये पोलराइज, और इसके सर पे मैं I0 डाल देता हूँ। बेसिकली अनपोलराइज को I0 कहते हैं, जो उससे पास होगा तो I0/2 बन जाता है, तो वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना आप लोग। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है कि ऑलरेडी पोलराइज करके इसका ये आंसर आ चुका है। अब ये इस वाली वर्टिकल लाइन पर क्या करता होगा, ऑसिलेशन करता होगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ, और क्वेश्चन कहता है इसको एक और पोलराइजर के साथ भेज दिया हमने, इसका एंगल 60 डिग्री मतलब पास एक्सिस उसकी, विच मीन्स यहाँ से एक एंगल क्या बन जाएगा बच्चों आप लोग, 60 डिग्री बन जाएगा, और इसको आप लोग क्या बोलोगे सर, ये हो गया 60 डिग्री, और हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरह से एक पोलराइजर बन जाता है। तो यहाँ जो भी इंटेंसिटी आएगी वो होती है I-, और ऑलरेडी पोलराइज को ऑलरेडी क्या होती है बच्चों, अगर कोई लाइट आपके पास पोलराइज है, उसके पास एक और अगर पोलराइजर निकाला जाता है तो उसको अपन दूसरे नाम से बुलाते हैं, वो हो जाता है एनालाइजर, मतलब उसको एनालाइज कर रहा होगा। तो नया इंटेंसिटी होता है पुराना वाला इंटेंसिटी, और हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व आपका। तो इनिशियली हो गया आपका I0, और cos 60 होता है बच्चों 1/2, उसका स्क्वायर लेना होगा, तो आंसर हो जाएगा अपना सीधा सीधा I0/4, ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन 24, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शन क्या होता है, तो हमें जानकारी होती है बेसिक सी बात की। चैप्टर नंबर 8 EM वेव का ये फर्स्ट टॉपिक है,
जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गया आपका वाई एक्सिस पे और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आपका गया अगर ये देखो ट्रांसवर्स है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन जाएंगी ट्रांसवर्स, तो ई वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर अगर करते हो आप लोग तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई क्रॉस बी मारा, विच मीन्स पॉजिटिव एक्सिस जो थर्ड बच जाती है वहां पे आपका आंसर जाता है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वही डायरेक्शन अप्लाई करेगी जो ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का होता है। तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं थी, हमें पता होता है ये, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसको 30 सेंटीमीटर पर रखा है किसी कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखें, और फोकल लेंथ ये 20 लिखी हुई है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की होती है प्लस का 20। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मुझे आंसर सेंटीमीटर में दिख रहा है यहाँ पे, और ये यू का टर्म हो जाएगा, और दो हाफ कर दिए गए हैं उसके, डिस्प्लेस बाय 0.0005 मीटर्स एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों इसको वर्टिकली अगर आप सेपरेट करते हो ना तो इमेज का लोकेशन तो नहीं बदल जाता, ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है, जहां इमेज बनना होगा वो तो वहीं पर बन के रहेगा। विच मीन्स आपका u कैसा होगा नेगेटिव, v कैसा होगा बच्चों पॉजिटिव, और f भी कैसा होता है पॉजिटिव। आप लगा दो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला और आपका आंसर मिल जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग द लेंस फॉर्मूला विच सेज दैट 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, और आई कैन राइट 1/v माइनस ऑफ, माइनस करके बच्चों यहाँ 30 लिखना, तो ये कैंसिल कर लेगा, बराबर 1/20। ये है सही क्वेश्चन। तो 1/v अगर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस ऑफ 1/30। एलसीएम हो जाएगा बच्चों इसका 60, ये हो जाएगा 3 - 2, तो 1 हो रहा है बेसिकली। तो v का टर्म आ गया तुम लोगों का 60 सेंटीमीटर, और प्लस में मतलब राइट साइड जा रहा है। ऑप्शन डी दिख रहा होगा अपन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26, अ चेन ऑफ लेंथ जिसका लेंथ लेस देन दे रखा है बच्चों πr/2। पाई आर एक सेमी सर्कुलर टर्म है, उसको डिवाइड करूँ तो क्वार्टर हो जाएगा, और क्वार्टर से भी छोटी लेंथ है, मतलब बच्चों देखो ये बॉटम पे टच नहीं करती है, इसलिए इस लेंथ को यहाँ पर इस तरह से इसने बता रखा है। इस पूरी लेंथ की वैल्यू है L लेस देन πr/2। इट इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सर्फेस हुज सम पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड सम पार्ट ऑन द आउटर ऑफ द क्वार्टर सर्कल। बहुत सही बात है। फिर कहता है वर्टिकल प्लेन एज शोन, हाँ ठीक बात है यहाँ तक तो। इनिशियली द होल पार्ट ऑफ द चेन लाइज ऑन द सर्कुलर पार्ट, मतलब कंप्लीट जो चेन है वो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक की पार्ट में लाई करती है। फिर कहता है इफ द चेन इज मास m देन वर्क डन इन रिक्वायर्ड टू पुल वेरी स्लोली द होल चेन, मतलब पूरी चेन को आपको ऐसे पुल करते करते आखिरी में ना ऐसे करके यहाँ पे लाके इस चेन को ऐसे रेस्ट करा देना है आप लोगों को, जहाँ पे इसकी लेंथ तो कंप्लीट यहाँ आ जाएगी और मास पूरा यहाँ पे आ जाएगा। विच मीन्स आपको जो वर्क डन यहाँ करना होगा, वर्क डन वो एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा, वो डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और वो बन जाएगा नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क डन। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाहर का इंसान काम करेगा तो वो डायरेक्ट एनर्जी बन जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे DW के बारे में ही बात करेंगे। और mgh का मतलब हो जाएगा यहाँ पे dmg, और मैं यहाँ पे h की जगह कर दूंगा बच्चों लोग h2 - h1, और सारी बातें अपन करेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल वाले इंसान के रेस्पेक्ट में। तो DW ही आगे जाके आपका क्या बनेगा बच्चों, DU का टर्म बनेगा। ये दिख रहा होगा आपको, बाहर का व्यक्ति वर्क करता है डायरेक्ट एनर्जी बनती है, सीखा हुआ है हमने, और इंटरनल वर्क काम करेगा तो नेगेटिव करके एनर्जी बनती है। तो क्वेश्चन कहता है वर्क डन बताना रिक्वायर्ड, हाँ बिल्कुल साफ बात है, ये एक्सटर्नल वर्क डन पूछा है इसने तो हमसे। तो देखो ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म एक चेन है, इसका एक पोर्शन कंसिडर करना है, और रेफरेंस पॉइंट आपको ये टॉप पॉइंट बनाना है, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर जाकर बैठ जाता है। उससे कोई एंगल अगर मेजर करेंगे हम तो हो जाएगा एंगल थीटा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो हो जाएगा एंगल आप लोगों का डी थीटा। तो ये जो शेड कर रहा हूँ ना ये वाला रीजन में, इसकी वैल्यू हो जाएगी, रेडियस तो आर होता है, तो यहाँ पर जो लेंथ हो रही है DL, उस DL का टर्म आ जाएगा सीधा R डॉट डी थीटा, क्योंकि ये अपन को यूनिट्स में मेजरमेंट में पढ़ाया जाता है एंगल की वैल्यूज क्या होती हैं। DL हो गया मेरा R डॉट डी थीटा। अब मुझे उसी मास का DM भी चाहिए, तो DM का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा मास बाय पूरा लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ। ये लॉजिक है अपना, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लो आप लोग, तो हो जाएगा M/L, और DL का मतलब हो जाएगा R डॉट डी थीटा। ये पूरा टर्म बच्चों में लिखने जा रहा हूँ अब यहाँ पे DM की जगह पे, तो हो जाएगा मेरे पास M/L R डॉट डी थीटा, एक G मिल रहा है, H2 की वैल्यू मतलब ये हो जाएगी, ये DM का, इस DM के बारे में सोचो एक बार, ये क्या करेगा बेचारा, फाइनली ये कहाँ जाके रहेगा, ये सबसे ऊपर जाके रह जाएगा। तो ये हो जाएगा H2 का टर्म R माइनस, ये कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये
कहाँ से आ रहा है, ये अपनी जगह पे रखा है जो एंगल थीटा पे है, तो उस लेंथ को आप लोग बोलोगे r cos थीटा, दैट्स इट। सो आई कैन राइट हियर एज r cos थीटा। इन सबसे अगर आप बच्चों एक काम करो बस मेरे लिए, आप m/l निकाल लो और r अंदर से बाहर निकाल लो, एक तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, और अंदर बचेगा बस 1 माइनस cos थीटा, और साथ में g लिख लेते हैं, साथ में d थीटा और लिख लेते हैं, और ये dw हो गया। दोनों तरफ डिफरेंशियल वैल्यूज हैं, कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना था, आपका आंसर आ जाता। तो ये मेरे पास हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल। जो चीज़ें कांस्टेंट है मैं उनको डायरेक्ट लिखूंगा, जो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा mg/l इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करो, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, नेगेटिव का नेगेटिव, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज थीटा, तो हो जाएगा सर ये तो होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, तो आपका आंसर भी आ गया। ये हो गया अपने पास mg/l, मैंने यहाँ r का स्क्वायर लिखा है, ये हो जाएगा l/r माइनस ऑफ साइन थीटा की जगह फिर कितना हो जाएगा l/r, और बच्चों यही आपका आंसर है। तो साइन वाला टर्म ये रहा, देखो ऑप्शन सी, राइट। 27 क्वेश्चन देखो, रेडियस बोल रहा है 2 प्लैनेट्स का, और r1 r2 है, और डेंसिटी बच्चों उसकी ρ1 ρ2 है। तो ये मान लो मेरे पास 2 प्लैनेट्स हो गए, और रेडियस उनके दे रखे हैं कितने, r1, और यहाँ कर लो आप r2, और जिससे बने मटेरियल से उसके लिए क्या हो जाएगा ρ1 और ρ2। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, तो स्मॉल g का मतलब होता है अच्छे शब्दों में g प्लैनेट का मास डिवाइड बाय उसका रेडियस, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे अपन, g/r स्क्वायर लिखा है, और मास को अपन लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई r का क्यूब। अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे और ढंग से देखोगे तो 4/3 पाई, और g क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी डिपेंड करने लग जाएगी बच्चों आपकी रो पे और रेडियस पे, और यही क्वेश्चन ने पूछा है। g1 डिवाइड बाय हो जाएगा g2, दैट हैज टू बी ρ1 r1 इज टू, बच्चों यहाँ पर आना चाहिए आपका ρ2 और r2, ऑप्शन मैच कर लो, g1/g2 ρ1 r1 ρ2 r2, ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक्साइट कर रहा है इसने, है ना, फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम, और नेट एनर्जी इसके पास इतनी है बच्चों। तो टोटल एनर्जी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो नेगेटिव की होती सभी जानते हैं, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई उसी इलेक्ट्रॉन की, तो हमें मालूम होता है काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल कितनी होती है बच्चों, वो होती है मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये नेगेटिव का टर्म है ना, कुछ नहीं करना आपको, यही आंसर लिख देना है बस प्लस में, तो वो तो आपका एक आंसर मार्क हो जाएगा। ऑप्शन देखो ये और ये बच रहे हैं, इनको तो अलग कर दो पहले ही। फिर कहता है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए, तो बहुत जल्दबाजी में बच्चों E = hc/λ लगा के मत ले आना, ये फोटॉन्स के लिए होता है, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन देके रखा है बच्चों, तो ये पार्टिकल की बात होगी। लैम्डा = h/p से आएगा इसका आंसर, h/√2 में 2mk से आएगा आंसर बच्चों, और h/√, रूट के अंदर हो जाएगा 2mk, और k को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1.6 × 10⁻⁻90, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जूल्स में देनी है अपन को। When you do these all things, 6 इसका मतलब हो जाएगा 6.6 × 10⁻34, और रूट के अंदर लिख रहा हूँ सारी बातें, 2 हो गया। मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है अपन को 3.4, इसमें 1.6 का मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन को जूल्स में वैल्यूज लेकर जानी है। यहाँ तक का क्लियर कर लो। When you solve all this numerically, you will land up to a value which is very close to 6.6 × 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में आएगी बच्चों, ये ध्यान रख लो बस, तो एंगस्ट्रॉम में यही दे रहा है, तो बस मार्क कर सकते हैं अपन तो, ठीक है। क्वेश्चन 29 में रेजोनेंस पाइप दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस के बारे में बात कर रहा है। 22.7 पे है और 30 पर है, तो इसको L1 कर लो बच्चों, इसको L2 कर लो आप लोग। और रेजोनेंस कब देता है मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा इस तरह से। रेजोनेंस मिलने के लिए मुझे यहाँ पे होना चाहिए, पहला लेंथ होता है λ/4, और दूसरा जो लेंथ होता है वो हमें मिलना चाहिए कुछ इस तरह से, ये गए और यहाँ से ये गए, तो ये हो जाएगा 3 λ/4। तो एक को अगर मैं लेंथ L1 बोलूँ और एक को अगर मैं लेंथ यहाँ पर L2 बोलूँ ना, तो जो एंड करेक्शन होता है ना वो बेसिकली मीन पॉइंट से निकाला जाता है, तो डेल्टा x का टर्म हो जाएगा यहाँ पे L2 माइनस, ये हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइड बाय 2, तो L2 हमारे पास है 70.2 सेंटीमीटर में चलने दो वैल्यूज को, -3 इंटू कितना दिया हुआ है ये 22.7 होल डिवाइड बाय 2। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये लिखा हुआ है 70.2 -1 डेसिमल आ गया बच्चों, और ये हो जाएगा 8
और ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय मेरा कितना आ रहा है 2, इसको सॉल्व करो तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.10 डिवाइड बाय 2, आई कैन राइट 1.05 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन मार्क कर लो, 1.05 दिख रहा है, बहुत सही आंसर मार्क हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 30 में एफिशिएंसी पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, और किस पर डिपेंड कर रहा है ये, T1 का टर्म होगा ज़्यादा होता है और ये हो जाएगा T2, मतलब ये टेम्परेचर किसका हो गया, सिंक का हो गया, और ये हो गया सोर्स का मतलब हॉट रिजर्वायर का। तो कार्नोट का मतलब होता है, इसको हीट पीट से मतलब नहीं होता, केवल टेम्परेचर से मतलब होता है। तो मैं लिख देता हूँ इसको 1 माइनस T2 कितना होना चाहिए बच्चों अपना 500, और ये हो जाएगा अपना सीधा सीधा 800, कैंसिल आउट कर दो तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3/8, इसको सॉल्व करो तो 0.37 और 5 है ना, तो ये आंसर मिल रहा है अपन को ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन 31, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना आप लोगों को 1/μ0 का। तो चैप्टर 8 सभी ने पढ़ा होता है और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। मैक्सवेल ने कहा है स्पीड ऑफ लाइट होता है 1/रूट के अंदर परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, क्योंकि स्पीड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटी है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। इसके डेरिवेशन में डाइव इन नहीं करना अपन को, सिलेबस से स्ट्रिक्ट होकर चलना है। तो मैं यहाँ पे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/μ0 हो जाएगा और एप्सिलॉन0 हो जाएगा। इस पे लगा लो डायमेंशन, आपका काम ही हो गया बच्चों। स्पीड का होता है LT-1, उसका स्क्वायर लगाना है, वही आपका आंसर होगा। तो M0 कर लेते हैं, L2 कर लेते हैं और T-2 कर लेते हैं, इसको मैच करा लो L2 T-2। तो क्वेश्चन 32 में हमें एक बॉब दे रखा है बच्चों जिसका मास m है और सस्पेंड करता है मास से स्ट्रिंग, लेंथ l दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v बताई गई है, ए पोजीशन पे वेलोसिटी बच्चों हमारे पास v है। इज सफिशिएंट मेड टू रीच इट टू द पॉइंट b, इसको बस b पॉइंट तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि कंप्लीट सर्कल लगाना है, बस b तक पहुंचाना है बच्चों। मतलब यहाँ आके इसका v कितना हो जाना चाहिए, तो 0 हो जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। एंड एंगल थीटा कितना होना चाहिए जिससे ये बॉब अपने हाफ ऑफ दैट बॉब सेटिस्फाई कर जाए बच्चों अपनी स्पीड जो दे रखी है a की हाफ, विच मीन्स इस जगह पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v/2। पहले पता लगाते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, वैल्यूज जो कंप्लीट सर्कल पढ़वा देते हैं। यहाँ होता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट के अंदर 5GR लिखते हैं, तो यहाँ पे l लिखना होगा आप लोगों को क्योंकि लेंथ l है, और टॉप पे हो जाता है अंडर रूट के अंदर g इंटू l, है ना। तो ये बात अगर ध्यान रहेगी, GL है और ये 5GL है, तो डिफरेंस कितने का है बच्चों आपके पास, डेल्टा V का डिफरेंस आया आपके पास रूट के अंदर 4GL। यहाँ से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि सर इसको हमने ना 4GL ही दिया होगा कंजूसी करके, तब जाकर ये सर पे आके कितना हो गया V का टर्म इसने टॉप पे 0 बना दिया। ये आप लॉजिक लगा सकते हो, द टोटल लॉस इन द वेलोसिटी इज ऑलवेज 4GL, ये हमें मालूम होता है। तो देखो इनिशियल हो गया आपके पास ये कितना 4GL और v/2 आपको निकालना है, तो इसको भी पता कर लेते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 4GL/2, तो 2 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा अंदर, खाली आपके पास रूट GL बचेगा बच्चों। ये है और ये है, इसको आप लोग इनिशियल मान लो, इसको आप लोग फाइनल मान लो। इन दोनों के बीच में आप लोग क्या लगा दोगे, अपने आंसर्स की बात करोगे। आंसर्स का मतलब मेरा कहने का है इस पे आप लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर कितना होता है, ये हमें मालूम होता है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो ये हो गया L, इसको भी आप बोल देना L। जैसे इसको इधर लेकर आओगे तो इतनी टर्म मिल जाएगी आप लोगों को L cos थीटा। ठीक, तो वही सारी बातें अपन को करनी है अभी। और इसी लाइन पे बच्चों आप लोगों को कौन बैठ गया है, जाके ऑब्जर्वर बैठ गया है जो आंसर्स बोलेगा। मेरे कहने का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल लिखोगे आप लोग और फिर लिखोगे आप लोग काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट यहाँ से चालू करना आप लोग क्वेश्चन करना। काइनेटिक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मास होगा और v का स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर मेरे पास 4GL लिखा है उसका स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों इसके पास 0। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा अपने पास बराबर। यहाँ पर काइनेटिक 0 नहीं हुई है, कुछ है वैल्यू वहाँ पर, तो हो जाएगा आंसर 1/2m और रूट के अंदर सिर्फ GL होगा हमारे पास, उसका स्क्वायर लेना होगा और प्लस करके जितनी हाइट यहाँ से ऊपर लेकर गया है बच्चों। देखो पूरा कितना होगा L, ऊपर वाला कितना है L cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास हो जाएगा G और हाइट की जगह पे कितना हो जाएगा L ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है कि पूरा L होता है और ये L cos थीटा है। तो जो चेंज हुआ है ना ये वाला इतना चेंज हो जाएगा L 1 - cos थीटा, ये हमें मालूम होती हैं चीज़ें। चलो इसको कुछ रिमूव करते हैं चीज़ें, स्क्वायर पड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास 1/2 m लिखा है और मल्टीप्लाई करके लिखा है बच्चों 4GL
और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 m और सीधा लिखा हुआ g इंटू एल और प्लस करके लिखा है बच्चों 1 mgl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज को हटा दो यहाँ से, तो mgl पूरा गया, mgl भी गया और यहाँ से mgl चला गया, इसको काट दोगे तो हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का टर्म हो जाएगा 3/2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, मतलब कितना होना चाहिए, ये हो जाता है 120 डिग्री की बारी आ रही है ना। तो वही मैं पूछूंगा आपसे 120 डिग्री मतलब कितना होता है, 3π/2 से लेस देन होना चाहिए और π/4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आ गया तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ये वो एंगल पूछ रहा है जहाँ पे पूरी की पूरी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। तो याद क्या करके रखते हैं बच्चे, √5gl और सर पे gl, तो डिफरेंस कितना होगा, 4gl होगा। उतना अगर अपन कंजूसी के साथ देंगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाएगा, सर्कल नहीं मारेगा, यहाँ पर आने का ऐसे करके गिर जाएगा ये। ठीक है, टेंशन जीरो होती है ना अगर सर पे, टॉप फ्लोर पे, तब ये क्या करता है, सर्कल लगाता है। ये क्वेश्चन का फंडामेंटल लॉजिक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है बच्चों किसी पार्टिकल का, राइट, और उसका ना एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ बताना है। तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लाइक दिस, उसका हो गया पोजीशन और वेलोसिटी इसकी बताई जा रही है इस वाले पार्टिकल की। तो देखो vx ग्राफ है, जल्दबाजी मत करना, y पे वेलोसिटी लिखा है और यहाँ पर x लिखा है, तो डिफरेंशिएशन वगैरह सब की बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इसका आप इक्वेशन लिख के दिखाओगे। कैसे लिखोगे बच्चों, y इक्वल्स टू कितना होता है, mx प्लस c बोलते हैं। देखो आपको नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो स्लोप कैसे हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रही इसकी इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं अपन। कैसे लिखोगे बच्चों, y एक्सिस पे जा रहा है आप लोगों का v, नेगेटिव डाल दिया मैंने। स्लोप का मतलब होता है y/x, तो ये हो जाएगा y पे v0 है और x पे कितना हो गया, चेंज x0 का हुआ है और x एक्सिस पे x चल रहा है और प्लस करके ये जो इंटरसेक्ट होता है ना, ये y एक्सिस पे जहाँ कटिंग हो रही होती है वो होता है। तो इसको आप लोग v0 बोल देना और इस टॉपिक को फ्रीज कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इतना लिखना। मैंने y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है, तो वहाँ से नेगेटिव का स्लोप है माइनस आ गया और चेंज इन y बाय चेंज इन x लिखते हैं, तो v0/x0 है और x का टर्म x एक्सिस वाला है और ये टर्म बच्चों इंटरसेक्ट होती है, मतलब y एक्सिस कहाँ पर कट रही होगी ना, ये वो वैल्यू लिखी जाती है। तो देख सकते हो ना, जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो वेलोसिटी बिल्कुल ज़्यादा है, और जब आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0, तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चे लोग, v0। चलो यहीं से आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, ये है लॉजिक अपना। ठीक, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे dv/dx, मुझे कुछ तो काम लग जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अपनी चीज़ें सामने आ जाएंगी, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ d/dx, v का टर्म मुझे मिल गया था, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ v0/x0 था इंटू x और प्लस करके ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आप लोगों का नेगेटिव में v0/x0, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब ये अपन को मिल गया। और हम ये भी जानते हैं अगर दोनों साइड हमने क्या करा, इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक्सेलरेशन का टर्म मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसा कुछ लिखते हैं अपन लोग, a.dx इक्वल्स टू v.dv होता है, ये तो बच्चा पढ़कर आता है। यहाँ से कितना मिल गया एक्सेलरेशन बच्चों, ये हो गया v.dv/dx। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पर। तो ये तो निकाल लिया है, मल्टीप्लाई कर दो उसको v से, सो यू कैन राइट लाइक एक्सेलरेशन का टर्म हो जाएगा v टाइम्स ऑफ जो वैल्यू निकाल कर आपने रखी है। तो v कितना है तुम्हारा, देखो नेगेटिव ऑफ v0/x0 इंटू x प्लस v0 आपका v है और मल्टीप्लाई मार दो इसमें नेगेटिव ऑफ v0 और x0 से। जब माइनस लग जाएगा फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी पॉजिटिव की, तो v0/x0 का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा और ये x हो जाएगा और माइनस करके हो जाएगा v0² x0। देखो आप ध्यान से क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया आप लोगों का एक्सेलरेशन। अब बोलो मुझे ये y बराबर mx है ना, y बराबर mx माइनस c नहीं दिख रहा क्या ये आप लोगों को, y बराबर mx माइनस ऑफ c। तो देखो स्लोप कैसा कटा है बच्चों, नेगेटिव में कटा है, लेकिन स्लोप है अपने आप में पॉजिटिव का। तो क्या हो सकता है डायग्राम, चारों ग्राफ देख लो, नेगेटिव में स्लोप कटिंग हुई है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का टर्म, ये हो जाएगा आपका v0² x0, ये आपका स्लोप है बच्चों नेगेटिव का c, और यहाँ से तुम्हारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव में जा रहा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो रिपीटेडली जेई में पूछा जा चुका है और नीट की क्वेश्चन बैंक में भी आ गया है। देखो बच्चों बहुत बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, पोजीशन वेलोसिटी और पोजीशन के फॉर्म में लिखी गई थी, हमने इसको 2-3 बार सॉल्व कर लिया और एट लास्ट हमने इसको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर दिया, जहां ये मालूम पड़ा कि जिस स्लोप है इसका वो कैसा है,
पॉजिटिव, लेकिन इंटरसेप्ट कैसा है वो है नेगेटिव। तो एक ही बात बनती दिख रही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राइट। 34 क्वेश्चन देखो, एक ड्रम है जिसका रेडियस आर है, मास एम है ना, रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है वहां फ्रिक्शन होगा ही होगा बच्चों, और स्टैटिक वाला होगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट स्टेशनरी होता है एट एन एंगल थीटा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो देखो पहले डायग्राम समझाता हूँ मैं आप लोगों को। बच्चों ये अगर आपके पास थीटा हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, तो सोचो यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका हर पार्टिकल ना ऐसा प्योर स्लिपिंग करके बिना रोलिंग करे, ये रोलिंग के तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, ये सब के सब बच्चों वी वी करके नीचे आते जाएंगे। तो क्या किया इसने, आपका जो सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को स्टेशनरी कर दिया। इसको आप बोलते हो v बराबर 0। सेंटर वाला पॉइंट आपका v से चलता है, ये परफेक्ट रोलिंग मोशन हो जाता है। और यहाँ लिखा है ना विदाउट स्लिपिंग, मतलब क्या हो जाएगा, ये प्योर रोलिंग बोला है उसने दूसरे शब्दों में आपसे। तो देखो फ्रिक्शन था तो सारे के सारे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, और फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन आ गया आपके पास, मतलब इस सरफेस से क्या ला दिया हम लोगों ने, अगर फ्रिक्शन ला दिया बच्चों तो ये वाले इस वाली जगह से अब क्या करेगा, ये रोटेशन शुरू कर देगा। तो आप क्या बोल सकते हो, फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये तो थ्योरी में मालूम पड़ता है। और यहाँ पे हो जाएगा स्लिप करता हुआ आ रहा है बच्चों ये, ठीक है। स्लिप करने का मतलब है ट्रांसलेशन कर रहा होगा बॉडी का हर एक पार्टिकल। तो ये आप अज्यूम कर लो, ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इस तरह काम करता, फ्रिक्शन है बच्चों तो सेंटर वाला पॉइंट सीधे आगे जाएगा ट्रांसलेशन की तरह, और बाकी सब लोग यहाँ पे बच्चों एक रोटेशनल मोशन देंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की तरह। तो आंसर होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी को उसने रोटेशन में कन्वर्ट किया है, राइट। 35 क्वेश्चन देखते हैं। एक सैंपल है बच्चों अपने पास कोई न्यूक्लियस का 18F, उसको इंटरनली ये लोग मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं पॉजिट्रॉन की स्टडी करनी है, तो बीटा पॉजिटिव की बात हो रही है। और हाफ लाइफ दे रखा है बच्चों 110 मिनट्स। फिर बात हो रही है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ द डीके। तो एग्जाम्पल या डायग्राम से पहले समझ लो आप लोग, ये इनिशियली मेरे पास कई सारे इसके पास न्यूक्लियस के सैंपल होंगे जिसको अपन बोल देंगे N0। ये बच्चों कितना टाइम लेके डीके कर जाएं तो कितने बचेंगे लोग, देखो 99 जब चले जाएंगे ना बच्चों तो खाली ये 1% ही बचेगा, तो 1/100 ऑफ N0 बचेंगे, खाली इक्का दुक्का बचेंगे यहाँ पे। और वही टाइम आपको बताना है कि कितने आवर्स में आने वाला है, जब इस सैंपल का हाफ लाइफ मतलब T1/2 दिया आपको 110 मिनट्स, ये इसका हाफ लाइफ है। तो 99% डीके करने पे कितना टाइम पड़ने वाला है, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो एक ही इक्वेशन लग सकती है कि इंस्टेंट पे जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं N0 e⁻ लैम्डा इंटू टी। तो N0 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा N कितना हो जाएगा N0 बाय, ये हो गया मेरे पास 100, और ये हो जाएगा अपने पास N0 e⁻। लैम्डा के साथ क्या करें पर वो बता करते हैं। अगर हाफ लाइफ दे रखी होती है और लैम्डा को रिप्लेस करना होता है तो बहुत सिंपल फार्मूला होता है बच्चों। हाफ लाइफ का मतलब होता है नेचुरल लॉग 2 ln2 बाय लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा का मतलब सीधे सीधा हो जाएगा बच्चों, ये हो गया मेरे पास ln2 डिवाइड बाय ये हाफ लाइफ इनटू जनरल टाइम। बच्चों ये वाला टाइम आप लोगों को निकालना है, N0 से N0 चला गया मेरे पास, और e⁻ ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 10⁻2 का जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ 10⁻+ का 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों e⁻ है ना, और कितना हो जाएगा नेगेटिव में मेरे पास उसकी वो टर्म प्लस में बन जाएगी, और ये हो जाएगा सीधा सीधा ln2 डिवाइड बाय टाउ 1/2, और ये हो जाएगा आपका t, राइट। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस e को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग्स को ले लूँगा, ठीक है। तो हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा बच्चों ln 10⁻2, और ये तो खत्म हो जाएगा, और सीधा क्या बच जाएगा ln2 बाय टाउ 1/2 इंटू टी। तो टी निकाल लो यहाँ से, कितना आ गया तुम्हारे पास, ये हो गया ln 10⁻2 डिवाइड बाय ln का टर्म 2, और मल्टीप्लाई में जा रही है वैल्यूज मेरे पास हाफ लाइफ, राइट। ये बच्चों नेचुरल लॉग है, और अगर कहीं से मैं इसको क्या कर दूँ 10 के बेस में कन्वर्ट कर दूँ तो log 10 to the base 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, आप लोग सबको पता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पर 2.3 ऊपर ही कर लेते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में वही काम कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम लोगों का सीधा सीधा log to the base 10 बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे 10 log to the base 10 बन जाएगा, तो ऊपर से 2 बचेगा अपने पास, और log 2 बन जाएगा नीचे, log to the base 10 to the 2 है ना, 2 का log हो जाएगा ये। तो 2 डिवाइड बाय मेरे पास बन जाएगा ये 0.301 कहते हैं, और यहाँ पर टाउ हाफ का टर्म अभी भी है, तो टाउ हाफ का टर्म बच्चों बनता है 110 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना जब आप लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा।
7:31 मिनट्स, और जिसको आप कह सकते हो सर ये 12.2 आवर्स है। क्वेश्चन न्यूमेरिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे। इसका पूरा फ्लो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास डीके का इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करते चले आएँ, कहीं कुछ चेंज नहीं किया, सिक्वेंशियल स्टडी करिए। ये ध्यान रखें कि जो नेचुरल लॉग होता है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों 2.303 से, तो वही लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ तो पावर 2 है और यहाँ पे बच्चों 10 हो जाएगा, ये लॉग टू द बेस 10 और 10 2, तो 2 क्या होगी सामने आ जाएगी। एंड दैट्स द थिंग आई हैव रिटन हियर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 36, न्यूट्रॉन का मास दे के रखा बच्चों आप लोगों को, और कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन को आप लोग क्या करना है, एक पार्टिकल समझ के बात करनी है। फोटोन वगैरह मत बोलने लग जाना, बहुत जल्दी करते हैं बच्चे ये वाली गलती, hc/λ लगाते हैं, गलत है बच्चों ये। और उस न्यूट्रॉन के पास एनर्जी दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और h का टर्म भी दे रखा है मुझे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है λ=h/p, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज √2 × m × एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। कंडीशन ये जूल्स में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे h आएगा बच्चों। तो λ=h का टर्म होता है 6.6 × 10⁻⁻34, में 34, और रूट में बात कर लेते हैं। चलो 2 लिखा है मैंने। मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है उन लोगों ने 1.7 10⁻⁻27 लेते हैं। और इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, एनर्जी का टर्म कितना है बच्चों यहाँ पे 3, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दो आप लोग, आपका आंसर मिल जाएगा। -19 होता है बच्चों। तो पूरी टर्म कहाँ चलेगी हम लोग की, जूल्स में चली जाएगी, ये पूरी टर्म है ना। तो जब सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा नियर अबाउट आएगा आपका 1.6, और -11 में जाएगा बच्चों ये, और बात हो रही है मीटर्स में, ठीक है। तो -11 है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन 37, मैग्नेटिक नीडल है जो फ्री रोटेट कर सकता है बच्चों वर्टिकल प्लेन पे, मतलब यहाँ ये डिप की बात करेगा। और वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, और नॉर्थ वाला उसका डिप कर रहा है, मतलब बच्चों ये लोग नॉर्थ पोल में बैठ के बात कर रहे हैं। और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, डिप का हो जाएगा, थीटा बोल देते हैं इसको, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी दिस मच। बच्चों ये आपके पास BH का टर्म हो गया, हमें बताना है कि एक्चुअल फील्ड कितनी होगी। तो आप पहले पढ़ लेते हैं। ये आप बच्चों आप लोगों का मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा, ये हो जाता है आप लोगों का वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ऐसी कुछ आपके पास नीडल बनती है ना, और वो जो एंगल बना रही है उसको अपन थीटा बोलते हैं। और जहाँ ये जा रहा होता है वो एग्जैक्ट उस पोजीशन पे क्या हो जाता है बच्चों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल में। बस बात खत्म हो जाती है इतनी सी। हम लिख सकते हैं इसका जो रेजोल्यूशन होगा है ना, इसको रिजोल्व कर लोगे यहाँ पर, तो BH का जो इक्वेशन होता है वो डायरेक्ट लिखा जाता है, वो हो जाएगा आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा आपका पास कॉस थीटा। बच्चों ये पूछा है और बाकी दोनों के दोनों टर्म दे दिए हैं आपके पास, तो हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू BH डिवाइड बाय कॉस थीटा। किसी किसी बुक में ये 5 भी लिखा होता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो BH मेरे पास है 0.35, ये गॉस की बात चल रही है ना। ये बहुत छोटे टर्म्स होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए, सॉरी। और कॉस वाला टर्म, कॉस 22 डिग्री को वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये हो जाएगा 0.9272। तो 92 को लेके सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.13 का टर्म आएगा, और लगभग 8 के आसपास आ रही वैल्यू, और जी रहने देना। तो ऑप्शन नंबर 1 ओके। क्वेश्चन 38 बच्चों, 4 रॉड से आपके पास जिनका लेंथ L है, मास M है ना, स्क्वायर बनाते हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है 1 2 3 एक्सिस पे, I1 I2 I3 कितने हो रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को अलग अलग पढ़ लेते हैं अपन लोग बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट केस को स्टडी करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये हो गया आपके पास एक स्क्वायर, सबके पास मास M और लेंथ L एज्यूम कर लेंगे, और सेंटर से पास होकर आपकी एक्सिस जा रही है, ये हो गया आपके पास I1 इनर्शिया। तो क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो 2 एक्सिस दिख रहे हैं आपके, उनके लिए तो अपन सेंटर पे बात कर रहे हैं, ध्यान देना, उनके लिए क्या बात कर रहे हैं अपन, सेंटर बात कर रहे हैं। तो I1 का टर्म सीधा सीधा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाता है ML² डिवाइड बाय 12। सेंटर पे कितना आता है आपको पता होगा ना, ये बात तो सेंटर पे 12 आता है। लेकिन एक बार यहीं रुकना नहीं है आप लोगों को, आपको समझना है कि ये जो अपर एक रॉड दिख रही है और बॉटम पे रॉड दिख रही है, इन दोनों का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो L/2 और L/2 है। और यहाँ पे आपको लगाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर इसी एक्सिस पे आप पढ़ते हो तो उनका तो सेंटर पे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन उनकी शिफ्टिंग तो हुई है ना बच्चों। तो हो जाएगा M × L/2 का स्क्वायर। ऐसा बच्चों 2 बार ही हो रहा है,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास ml² डिवाइड बाई ये 6 पड़ रहा है और ये 4 हो जाएगा, तो इसको भी ऐसा कर सकते हो आप लोग ml² डिवाइड बाई 2 विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज ml² बाहर हो गया बच्चों 1/6 प्लस 1/2, तो 6 यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप लोग तो हो जाएगा फिर 1 + 3 तो हो जाएगा 4/6, दैट शुड बी 2/3। लिख देता हूँ यहाँ पे 2/3 ml²। तो मैच कर लो I1 की वैल्यू किसके पास जा रही है बच्चों 2/3, तो ये हो गया आप लोगों के I1 का टर्म, I1 इज Q, तो ये आ रहा है आप लोगों का Q का टर्म। फिर बात करते हैं अपन सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड वाले के लिए कॉर्नर पे जा रहा है, राइट, तो सेकंड वाला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास बच्चों स्क्वायर हो गया और कॉर्नर पे चल के जा रहा हूँ, तो कॉर्नर पे तो इसका तो काम होगा नहीं, इन दोनों की बात होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास I2, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉर्नर पे कितना लिखते हैं बच्चों अपन लोग ml²/3 करते हैं और प्लस करके इसकी एक्सिस पे तो ये रोटेट नहीं करेगा लेकिन शिफ्ट जरूर हो रहा है ये, तो हो जाएगा यहाँ पे ml²। सॉल्व कर लो ना इसको, ये हो जाएगा 3 + 2 दैट शुड बी 5/3 ml²। और जो कहीं से कहीं तक अपन को आंसर में नहीं दिख रहा, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों s, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ I2। सिमिलरली अगर आप लोगों को I3 पता करना है तो वो समझना बहुत आसान है, I3 यही समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हो गया बच्चों आपको I3 के लिए ये दोनों के दोनों जो एक्सिस होंगे वो किससे टिल्टेड है बच्चा लोग, ये 45 डिग्री पे टिल्टेड है एंड द सेम इज हैपनिंग विद द रिमेनिंग टू, दैट इज दे आर आल्सो टिल्टेड विद 45 डिग्री एंगल। सो यू जस्ट नीड टू डू वन डेरिवेशन फॉर I3, मैं यहाँ कर रहा हूँ I3 का टर्म, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, बात हो रही कॉर्नर की तो हो जाएगा ml²/3, लेकिन यहाँ पे एक sin² अल्फा का टर्म आता है और वो वहाँ पर बच्चों 45 डिग्री दे रखा है। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस, तो हो जाएगा बच्चों 4/3 ml² और 1/√2 का स्क्वायर करो तो 1/2 हो जाएगा और कैंसिल कर लो तो हो रहा है मेरा आंसर 2/3 ml²। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया और आंसर रिपीट हो गया, मतलब I3 के बराबर आ गया। तो I1 I3 बच्चों सेम हो रहे हैं 2/3 और उनकी वैल्यू Q आ रही है, तो I1 भी Q और I3 भी Q, ऑप्शन एक ही जगह दिखाई दे रहा है और ये तो S हो गया। तीनों के तीनों सॉल्व कर लिए हमने, ऑप्शन नंबर ए, राइट। प्रॉब्लम 39, एक रूम है जो 20 डिग्री पर है और उसको हीट कर रहे हैं बच्चों एक अपन हीटर से जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम से और 200 वोल्ट के मेन से कनेक्ट कर दिया। तो मान लो मेरे पास ये हो गया हीटर और इसको मैंने क्या करा, एक 200 वोल्ट के मेन से कनेक्ट कर दिया। बच्चों हीटर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ बाहर रेडिएट करना शुरू कर देगा। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म throughout the room and the heat is transmitted through a glass window of area 1 mm² thickness। बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया गया। मान लो ये आपके पास रूम है, इसके साथ में ग्लास का थिक वॉल रखा हुआ है, इस वॉल का थिकनेस भी दे दिया है, एरिया भी दे दिया है। इस तरफ बच्चों टेम्परेचर T1 कर लेना, यहाँ पर टेम्परेचर T2 कर लेना और आपको पता है कि यहाँ से कुछ हीट पास होगी। H को बच्चों इस चैप्टर में हीट नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं हीट करंट, ठीक है, हीट करंट। इसका मतलब होता है डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T, विच मीन्स न्यूमरेटर में आपके पास एनर्जी है और यहाँ पर प्यारे बच्चों टाइम है। फिर आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द टेम्परेचर आउटसाइड, आपको T2 बताना है। थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है अपन को, ये ध्यान रखें, कैलोरी में दे रखी चीज़ें, तो ये हो जाएगा सिग्मा का टर्म जिसको अपन K से बुलाते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट दे रखा है 4.2 जूल्स पर कैलोरी, ये काम आएगा अपन को आगे चल के। तो पहले हीट का फॉर्मूला लिखते हैं अपन लोग, ये हो जाता है बच्चों K × A और हो जाता है डेल्टा T मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय कितना उसका लेंथ है। नेगेटिव नहीं डाला मैंने यहाँ पे, वरना T2 - T1 होता। तो सॉल्व करोगे ना इसको आप लोग, तो K का टर्म लिखा हुआ है 0.2 और एरिया दिया हुआ बच्चे लोग 0, एरिया दिया हुआ है 1 डायरेक्ट, ठीक है। और टेम्परेचर T1 का था 20 और T2 के को वैल्यू अपन थीटा कर लेते हैं। चलो ये वाली T2 की वैल्यू, तो बच्चों इसको मैं T2 ही लिख देता हूँ। डिवाइड बाय L का टर्म, तो L कितना हो जाएगा, यहाँ से तक की लेंथ को अपन थिकनेस बोल रहे हैं, तो थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है, विच मीन 0.2 सेंटीमीटर का मतलब होता है -2। अलग कर लो इसको, तो हीट का करंट वो आ गया 20 माइनस ऑफ T2 और ऊपर निकल रहा है मेरे पास 100। अब बच्चों बात करते हैं अपन कि ये जो हीटर ने कैसे ऑपरेट किया होगा। हीटर के पास कुछ तो पावर ट्रांसफर आई होगी, तो पावर लिखते हैं अपन लोग V², ध्यान देना सारे, V²/R। वी आई क्यों नहीं करा या I² क्यों नहीं करा, तो बिकॉज करंट का टर्म यहाँ दिया ही नहीं है अपन को। तो वोल्टेज हो गया आपके पास 200 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 20, तो कैंसिल करूँगा तो मुझे यहाँ पर 10 मिल रहा है बच्चों, लेकिन ये मेरा वॉट में आ रहा होगा और क्वेश्चन में कैलोरी में कन्वर्ट करना बताया है।
तो हमें मालूम होती हैं चीज़ें, ऐसे 1 जूल इक्वल्स टू 4.2 कैलोरी बोलते हो ना, तो ऐसी कैलोरी का मतलब क्या हो जाएगा, 4.2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी रख दो, क्या प्रॉब्लम है, 4.2। तो जब सॉल्व करोगे ना तो ऊपर दिख रहा है आपको 2000 और नीचे आ गया आपके पास 4.2, जो एग्जैक्टली आपको 476 दे जाएगा, और ये मेरा पावर हो गया। अब अगर मैं इस पावर को देखूं और इस हीट को देखूं, तो ये हीट नहीं है, हीट का करंट है, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम ये भी लिखा है, एनर्जी अपॉन टाइम ये भी लिखा है। जो आपका रेजिस्टेंस बच्चों पावर यहाँ से एमिट कर रहा होगा ना, वही पावर यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाएगी, ऐसा मान के पढ़ना है अपन को। तो लिख दो यहाँ पे 476 बराबर 20 माइनस T2, और ये हो जाएगा आपका 100, ये 100 को यहाँ लाओगे तो हो जाएगा बच्चों 4.76, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 20 माइनस T2, T2 कैन बी रिटर्न एज 20 माइनस ऑफ 4.76 विच शुड बी 15 ये हो जाएगा 24, और बात हो रही डिग्री सेल्सियस की। आंसर अपना एग्जैक्ट मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन 40, एक गैस मिक्सचर है बच्चों जिसके पास 2 मोल में ऑक्सीजन है और 4 मोल में आर्गन है। तो पहले ऑक्सीजन को बोल देता हूँ, ऑक्सीजन प्यारे बच्चों डायटॉमिक होता, ठीक है, और ये इनर्ट गैस है, मतलब इसके पास एक ही एटम्स होंगे, तो हो जाएगा मोनो एटॉमिक, ठीक। टेम्परेचर T है हमारे पास, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, मतलब हायर टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करनी है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी, तो ये मेरे पास एक सिस्टम हो जाएगा, इसके अंदर 2 तरह के बच्चों गैस रखे हुए हैं, तो U का मतलब हो जाएगा नेट, हो जाएगा U ऑफ ऑक्सीजन प्लस U ऑफ आर्गन। तो देखो इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, सभी को पता है सर, ये तो एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे N इंटू CV इंटू टेम्परेचर प्लस N इंटू CV इंटू टेम्परेचर कंडीशन, ये आप ऑक्सीजन को ध्यान में रख के लिखोगे और ये आप आर्गन को। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 मोल हो जाते हैं, CV का मतलब होता है F/2 टाइम्स R इंटू T, और प्लस कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा F/2 टाइम्स R इंटू T। और डायटॉमिक का F कितना होता है दुनिया जानती है, ये होता है 5। मोनोटॉमिक का F कितना होता है बच्चों 3, तो यहाँ लिख दो डाई और यहाँ लिख दो आप लोग मोनो। अगर बेसिक से टेबल्स पता है तो ये आंसर कर ले जाओगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 टाइम्स RT, कैंसिल कर लो, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ RT, ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो 6 + 5 होना चाहिए अपना 11 RT, दैट शुड बी योर आंसर, राइट। क्वेश्चन 44 में एक वेव फॉर्म को स्टडी करना है बच्चों, ये अप्लाई करते हैं। करंट विल प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग आउटपुट अज्यूमिंग दैट द आइडियल डायोड कॉन्फ़िगरेशन एंड R1 बराबर R2। तो बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं, और आपने क्या किया, ये वाले इनपुट को ना इस एंड पे देना शुरू करा। यहाँ पे I/ में P लिख देता हूँ, इनपुट यहाँ पे दिया जा रहा है, विच मीन्स आप इसको अगर टाइम कर लोगे तो ये हो जाएगा 0 टाइम T1 से लेकर T2, फिर क्या हो जाएगा T3, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों T4। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये तो खाली आ रहा है। बात करते हैं T1 से लेकर T2 तक, तो वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, +5 आ रही है, मतलब यहाँ होगा आपका प्लस, यहाँ होगा माइनस। जैसे ही बच्चे लोग प्लस यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, प्लस, और वो हो गया आपके एंड पे, और ये हो गया P टाइप पे, तो ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, मतलब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो नो करंट विल फ्लो। इतना ध्यान रख लो आप लोग। तो फर्स्ट केस में बच्चों यहाँ पे करंट की वैल्यू खाली रहने वाली है ना, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर करंट कितना होगा, 0। सेकेंड केस में अपन बात करें तो करंट तो रिवर्स में आ रहा है बच्चों, तो नेगेटिव का 5 पड़ रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसका तो काम बन जाएगा बच्चों। अब नेगेटिव आ गया तो ये तो काम करके देगा आपको, इट मीन्स करंट दिखाई देगा, लेकिन करंट आपको रिवर्स में दिखाई देगा, मतलब कि नेगेटिव करंट दिखाई देगा बच्चों यहाँ पे। तो माइनस का I और प्लस वाले में फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो करंट सिर्फ इतने रीजन में डेवलप करता है। और तो करंट बच्चे लोग कितना हो जाता है हमारे पास, V/R का टर्म होता है, R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा V/2R। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग बच्चों की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और डायोड तो क्लोज हो गया, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बच्चों पूरे में ना 2.5 वोल्ट और यहाँ पर 2.5 वोल्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल कितने का था बच्चों आपके पास, 5 वोल्ट का था। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो लोड दिख रहा है ना आपको, ये लोड के अगेंस्ट में कौन सा लगा है वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज आपको केवल R2 के अगेंस्ट पढ़ना है। तो ये जो R2 है और ये जो R1 है ना बच्चों, इसके अगेंस्ट में आप लोग क्या देख पाओगे, आउटपुट देख पाओगे। तो मतलब 2.5 वैल्यू आएगी। तो 5 वाले तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पे 5 वाला और 5 वाला, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए,
तो आपको पता है कि 2 बार तो आंसर मिला नहीं अपन को, सेकंड टाइम ही मिला है, वो भी नेगेटिव में मिला है। तो ये रहा आप लोगों का आंसर बच्चों, ये आंसर मार्क कर देते हैं। इसके पहले यहाँ कहीं T1 होगा, यहाँ कहीं T2 होगा, इसको बोलोगे T3, और T2 T3 में आंसर मिल रहा है, उसके आगे भी नहीं मिल रहा है आपको। T4 मैंने बनाया है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एक्यूरेट है आपका। ध्यान रखना 5 वोल्ट में से हाफ हाफ क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है उसने दोनों रेजिस्टेंस क्या है, बराबर हैं। और रिवर्स बायस में जब सर्किट क्लोज हो जाएगी तो 2.5 वोल्ट ये ले जाएगा, 2.5 वोल्ट ये ले जाएगा, और ये आप ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन 42 मैक्सिमम एनर्जी बतानी बच्चों। क्वेश्चन 42 में मैक्सिमम एनर्जी इन थर्मल रेडिएशन, कोई सोर्स से जो निकल रहा है वो वेवलेंथ है हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम। इफेक्टिव टेम्परेचर बताना आप लोगों को, उस सोर्स का ये विंग्स कांस्टेंट है। तो ये ध्यान में रखो कि कोई भी अगर मटेरियल होते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके पास कुछ एक खुद का एक टेम्परेचर होगा जिसपे वो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन दे रहा होगा, λ1 λ2 फ्रॉम लोअर टू हायर। लेकिन एक लैम्डा ऐसा होगा जहाँ वो बहुत प्रोमिनेंट एमिशन कर रहा होगा। वही अपन ग्राफ बनाते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव को, और अपन यहाँ पे टेम्परेचर कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको लैम्डा करना होता है। तो लैम्डा स्मॉल से लेके ग्रेटर तक सब रेंज में देता है आंसर ऐसे करके, लेकिन एक पर्टिकुलर लैम्डा पे ना ये क्या करता है, मेरा लैम्डा मैक्सिमम है ना, वो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू पे एनर्जी सबसे ज़्यादा ये एमिट कर रहा होता है। तो कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पे सर्टेन टेम्परेचर होगा और वही जो लैम्डा होता है वो उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्स में जाता है। ये वेन्स का लॉ होता है। तो यहाँ से अगर अपन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा B/T, और ये तो याद करके रखते हैं बच्चे, लैम्डा इंटू टी बराबर क्या होता है B। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से शुरू करना है। 2 बातें दी हैं, एक पूछिए, मतलब B गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो T कितना हो जाएगा बच्चों, वो जाएगा B/λ मैक्सिमम। तो B आपके पास है 2.93, जिसको 3 समझ लेना, 10⁻³ और ये हो जाएगा बच्चों आपका 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे बच्चों आपके पास 3 0 हैं देखो, और माइनस का 10 है तो ये हो जाएगा -7, जो ऊपर चल के जाएगा तो हो जाएगा 3/4 इंटू, और 10⁻³ है और प्लस का 7 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये तो होना चाहिए 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑलमोस्ट 4 की टर्म आ रही है। तो बच्चों ये कोई ऐसा आएगा आपका 7500। मैंने यहाँ डेसिमल को थोड़ा काउंटिंग में लेस लिया है, तो आपका आंसर जो क्लोजेस्ट आने वाला है वो 7325 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर निकाला गया यहाँ पे केल्विन के अंदर, राइट। क्वेश्चन 43, एक बॉब जिसका मास m है बच्चों, वो टाइट करके रखा हुआ है इन्होंने, और कहता है सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, फ्रिक्शनलेस स्टेबल है, पॉइंट का जॉइंट O है। मतलब इस जॉइंट से आपने क्या करके रखा है बच्चों, एक मास को ना ऐसे टाइप करके रखा है। ये रहा आपके पास मास, उस पर्टिकुलर मास को सर्कुलर मोशन में फॉलो करने को बोलता है। हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन, ये हो गए बच्चों आपके पास रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है। देखो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड जा रही है इस तरह से, देखो। फिर कहता है इफ द बॉब इज गिवन सम चार्ज, तो टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर अनचार्ज केस की टेंशन T है तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्कल लगा रहा होगा तो यहाँ पर एक ना एक तरह की टेंशन जरूर होगी, है ना। हमें मालूम होता है जिस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर आपने प्लस का चार्ज दिया तो फोर्स भी वहीं लगने वाला है, और अगर आपने यहाँ पे माइनस का चार्ज दिया तो फोर्स रिवर्स लग जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन फोर्स यहाँ पे आउटवर्ड लग रहा है या फोर्स इनवर्ड लग रहा है, तो बच्चों आउटवर्ड लगेगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी, इनवर्ड लगेगा टेंशन कम हो जाएगी। तो हमें पता तो है नहीं कि ये कौन सा चार्ज है, प्लस भी हो सकता है बच्चों, माइनस भी हो सकता है। तो आंसर होगा टेंशन द थ्रेड में इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड। अनचेंज का तो सवाल ही नहीं उठता, डिक्रीज कैसे होगी पता थोड़ी है अपन को, डिक्रीज कैसे होगी, इंक्रीज भी कैसे होगी ये बोला थोड़ी उसने। अगर प्लस का बोलेगा चार्ज तो इंक्रीज हो जाएगी, माइनस का बोलेगा चार्ज तो डिक्रीज हो जाएगी, और प्लस माइनस है ये हमें बताया ही नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन 44 में एक एक्यूरेट पेंडुलम बच्चे को ग्राउंड पे रखा गया है किसी हाई बिल्डिंग के। तो ये मान लो आपके पास हाई बिल्डिंग है, इसके ग्राउंड पे हम लोगों ने क्या करा है, इसको इसके प्लांट करके रख दिया है। तो ग्राउंड पे ग्रेविटी G होती है और टाइम पीरियड हो जाएगा T आपका। इसको बच्चों लेकर के जा रहे हैं ये लोग कितने पे, 200 मीटर पे। तो हाइट हो गई तुम लोगों की 200 मीटर्स। तो टाइम पीरियड हो जाएगा T' और ग्रेविटी हो जाएगी इसके पास G, और जो डैश कर लो, ठीक है। और रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर पे बच्चों, और बोलता है गेन करेगा या लूज करेगा वो बताइए आप लोग। तो ऐसा लिखते हैं अपन लोग कि टाइम पीरियड का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो हो जाता है 2π रूट के अंदर L/G होता है,
यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टाइम पीरियड अंडर रूट में इन्वर्स के रूट पर डिपेंड करता है, विच मीन्स अगर मुझे टी डैश बाई टी करना होगा तो वो हो जाएगा रूट के अंदर जी डिवाइड बाय जी डैश का टर्म होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जी डैश को फाइंड भी करता हूँ ना तो वो क्या होता है बच्चों, पुराना वाला जी ब्रैकेट में 1 प्लस हाइट बाय रेडियस उसका हो जाता है बच्चों ये स्क्वायर। तो जी बाई जी डैश कितना होगा, देखो यहाँ पे जी बाई जी डैश इधर आ जाएगा बच्चों, इधर निकल जाएगा, तो आंसर जाएगा सीधा सीधा आपके पास 1 प्लस एच बाई आर, की रूट था तो वो कैंसिल कर देगा अपने आप को। तो यहाँ पे टी डैश कितना आ रहा है आपके पास, टी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एच बाय आर का टर्म आ रहा है। तो डेल्टा डी कितना आएगा, डेल्टा डी हो जाएगा बच्चों आपका नया टाइम पीरियड माइनस पुराना टाइम पीरियड। तो टी डैश का टर्म तो ऑलरेडी आपके पास 1 प्लस एच बाय आर लिखा है, इसमें टी को माइनस कर दो बच्चों, यहाँ टी आप कॉमन ले लोगे ना तो आंसर बचेगा 1 प्लस एच बाय आर माइनस 1, दैट शुड बी एच बाय आर। चाहो तो उसको याद भी कर सकते हो, आपके पास स्मॉल हाइट पे ये आंसर हो जाता है चेंज इन टाइम पीरियड का। तो डेल्टा डी फाइंड कर लेते हैं अपन। तो स्टैंडर्ड वाला जो टाइम है वो अपने एक दिन की बात कर रहा है, देखो 1 डे। तो एक दिन में क्या करोगे आप लोग, सर एक दिन में 24 आवर्स होंगे और 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, है ना, और हर आवर में इतने सेकेंड्स हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करके हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों की 200, और रेडियस कितना होता है अपने पास 6.4 इंटू 10 टू पावर 6। तो यहाँ पर तो बच्चों 4 जीरो हैं तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो 10 टू पावर बचेगा खाली 2, एक डेसिमल लग जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 10 टू पावर 1 ही बचेगा खाली। फिर अपन बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो 6 से 8 से कट करता हूँ तो 8 हो जाएगा और 8 3 हो जाएगा बच्चों, फिर 4 9 हो जाएगा और 4 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कर दो तो आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को जिस तरह से डेल्टा डी शुड बी ये जगह 9 2 37 डिवाइड बाय 10 हमें मिल रहा है बच्चों 2.7 सेकेंड्स, और ऑप्शन में एग्जैक्ट मिल रहा है ये, और लूज करेगा क्योंकि हाइट पे गए अपन, जी कम हुआ था ना यहाँ पे, तो टाइम क्या होगा बढ़ेगा, तो लूज मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होने को आता है तो कई बार ना लेंथ पे चेंज करने का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ग्रेविटी में चेंज होता है, तो आपको कैसे भी करके ना यहाँ तक पहुँचना है, फिर आप अपने आप कर ले जाओगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 45, डिस्टेंस बताना बच्चों सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ओ से। ये ध्यान रखा जाए कि पॉइंट ओ से बात होनी है। 2 स्क्वायर प्लेट हैं, एक का मास m है, एक का 2m है, और उनके एजेस a और 2a दे रखे हैं। तो पहले अपन को एक्सिस प्लॉट करना है, तभी आप आंसर लिख सकते हो। तो ओ पर बैठ के बच्चों मैंने एक लाइन ये बना दी है, और ये लाइन बच्चों इस तरह बन जाएगी, ये है ना, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा बच्चों लोग वाई एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास लिखते हैं बड़े आसानी से, तो x का बार हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास m1 x1, 2 लोग हैं तो क्या कर दोगे आप लोग m2, और ये हो जाएगा x2 डिवाइड बाय होना चाहिए m1 प्लस ऑफ m2। तो इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं। पहले इन लोगों के इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो इनके इंडिविजुअल सेंटर मास क्या जाएंगे, ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों आपका, साइड अगर इसके पास a है तो वो हो जाएगा a/2 कॉमा ऑफ a/2। क्यों भाई, यहाँ पर a x और y की बात चल रही है, ये वाला पॉइंट क्या होगा a/2 हो जाएगा। सिमिलरली अब इसकी अगर बात करते हो तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये एक एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस मिल रहा होगा और वाई से कुछ डिस्टेंस मिल रहा होगा। तो इसका अगर आप लोकेशन फाइंड आउट करोगे ना तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। जो एक्स वाला होगा ना बच्चों उसको आपको वाई एक्सिस से लिखना होता है। तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक है, और एक और ए बन जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो ए का ही है ना बच्चों, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आप लोगों का 2a। और सिमिलरली अगर मुझे वाई लिखना होगा तो मुझे एक्स से बात करनी होती है, मैंने सिखा रखा है आपको। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। तो m1 का मतलब हो जाएगा m, x का मतलब हो जाएगा बच्चों a/2 प्लस ये हो जाएगा 2m, और x का टर्म इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, डिवाइड बाय क्या करना होगा m1 प्लस m2, दैट शुड बी m प्लस 2m। कितना आना चाहिए हमारे पास 3m का आंसर आना चाहिए। चलो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 4 है ना, और एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9, तो हो जाएगा 9ma डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, तो m से m चला जाएगा, 3 इसको भी कट कर लेगा तो हो जाएगा 3। आंसर आना चाहिए तुम लोगों का 3/2, और a बच रहा है सिर्फ मेरे पास, तो आंसर हो गया 3/2a, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों y बार भी निकाल कर देखते हैं अपन, ठीक है। तो y बार के लिए क्या करोगे आप, सीधा सीधा m1 y1 करोगे, और फिर क्या करोगे m2 y2 डिवाइड बाय करना होगा आप लोगों को m1 प्लस ऑफ m2। तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 3m आ जाता है, और m1 का मतलब हो जाएगा m, a1 कितना हो जाएगा बच्चों a/2, ठीक है, m1 y1 की बात चल रही है, और m2 कितना हो जाएगा 2a, और y2 हो जाएगा बच्चों फिर से ये वाला मेरे पास माइनस ऑफ a। तो इसको भी सॉल्व कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा ma/2। तो सॉल्व कर लो इस बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा, 4 - 1 दैट शुड बी माइनस ऑफ 3ma
डिवाइड बाय 3m होगा, तो आंसर कितना हो गया मेरा -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नीट का अपना सेकंड वाला पेपर कंप्लीट कर दिया है और जल्द से जल्द अपन को बाकी सब्सिक्वेंट पेपर भी सॉल्व करके मिल जाएंगे। आप डेली जैसे क्वेश्चन पेपर आता जाता है उसको सॉल्व करते जाइए एंड यू विल हैव द आंसर विद इन 1 or 2 days ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द पेपर। राइट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड गुड लक।